तो गृह मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट इशू किया, तो उन्होंने बोला कि ये जो आप पब्लिक में जो पूरा परसेप्शन चल रहा है कि नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, ये डिसीजन हमारा लिया हुआ नहीं है, ये डिसीजन पिछली सरकार ने 2006 में लिया था। गवर्नमेंट को इसको छुपा के मिल क्या रहा है कि हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, जो साल 2001 में कहा मैं वही बात बोल रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा भाई आपकी किताब में नया क्या नया क्या, मैंने कहा देखो जी, मैं तो नेताजी के परिवार के लोग जैसा होने की हर 2 साल में स्टैंड चेंज कर दूं अपना। तो अगर आपको ऐसा नयापन चाहिए तो ऐसा नयापन मैं आपको दूंगा नहीं। 2 लोगों का नाम बहुत उछल के आता था कि नेताजी के साथ कौन, उनके साथ में कौन था बहुत बड़ा आदमी। तो एक आता था नेताजी के भतीजे थे शिशिर कुमार बोस, लक्ष्मी सहगल जो थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। पब्लिकली तो ये डॉक्टर लक्ष्मी बोलती थी कि नेताजी की डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, लेकिन उनका एक्चुअल व्यू ये था कि वो कोई प्लेन क्रैश में नहीं मरे, वो जीवित थे और रूस में थे, और पंडित जी को उसमें उन्होंने ब्लेम ठोका हुआ है। नमस्ते अनुज जी। नमस्ते सात्विक, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। आपका बहुत स्वागत है आणविक शिकी विद सात्विक पे फिर से। मैं बस ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि मैं स्टार्ट ये चैनल का किया था लाइव ऑडियंस इंटरेक्शन से, पर जो मेरी फर्स्ट 1-on-1 एक क्लोज रूम में जो पॉडकास्ट होता है, जो आजकल पॉडकास्ट बन चुका है, वो मेरा था अनुज धर जी के साथ। सो सर बहुत अच्छा लगा। वो तो बॉम्बे की बात है, हम मुंबई मिले थे, आज आप दिल्ली में आप मिलने के लिए आए हैं। तो ये अब थोड़ा सा मुझे एडवांटेज है, पहले हम आपके शहर में थे, आज आप हमारे शहर में हैं, तो अभी ये दिल्ली में बातचीत हो रही है। अभी हाँ, यहाँ पे दिल्ली में मुंबई वाले के लिए ठंडी काफी है। ठंडी काफी, अभी ठंड हुआ नहीं है, अभी बढ़ जाएगा थोड़ी देर। दिल्ली का अभी आप लगा लीजिए 15-20 के आसपास में आते आते दिल्ली की ठंड शुरू हो जाती है। तो अभी दिल्ली का मौसम बहुत बढ़िया है इस वक्त। अभी ठंडक आज तो फिर भी धूप अच्छी निकली। धूप अच्छी निकली, दिल्ली की हवा पिछले 4-5 दिन से काफी साफ है, तो अभी दिल्ली में पोल्यूशन की बात फिलहाल नहीं है। ओके, दर्शकों को एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये हमारा इनके साथ 3rd वीडियो है। तो पहले 2 वीडियो में हमने काफी अच्छे डिटेल में सुभाष चंद्र बोस की जो थियरीज है डेथ के बाद में, वो भी चीजें हमने डिस्कस की है, प्लस हमने थोड़ी सी कॉनंड्रम जो आपकी पहले बुक आई हुई है, और आज हम बात कर रहे हैं द बोस डिसेप्शन, जो आपने अनुज दर जी ने और चंद्रचूड़ घोष जी ने, ये दोनों ने मिलकर लिखी है। और सर कॉनंड्रम भी हम दोनों की थी, वो भी हम दोनों का लिखा हाँ, था। वो भी आप दोनों का तो ये हमारा प्रीक्वल कहते हैं ना, जिसकी ये वो कॉनंड्रम जो है हमारी, आप कह सकते हैं कि वो, अगर किसी को मैं बोलूं कि आप नेताजी के बारे में हमारी क्या किताबें पढ़ना पसंद, क्या हम चंद्रचूड़ घोष और मैं और हमारे जो बाकी साथी हम जो काम मिलके कर रहे हैं, तो उसमें हमारे को क्या, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो क्या पढ़े। और किताब से अलावा कोई तरीका भी नहीं है, मतलब मैं जितना भी चाहूँ, जितना भी करूँ, अगर मैं 8 घंटा बैठ के बकूंगा तब भी मैं आपको नहीं बता सकता किताब में क्या लिखा, बिकॉज इतना ज़्यादा डिटेल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, वो समझने के लिए किताब पे ही जाना पड़ेगा। तो हमारी बेसिकली मोटा मोटा 3 किताबें हैं। चंद्रचूड़ घोष ने नेताजी का बायोग्राफी लिखा है, जो सुभाष बोस की जीवन से शुरुआत से लेके उनके जो कहा जाता है कि उनका अंत हो गया 45 में तक की। तो वो पेंगुइन रैंडम हाउस ने उनका किताब वो ये छापा, वो बेस्ट सेलर बुक है, वो आपको मिल जाएगा अमेजन में, अगर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी अगर जाननी है तो सबसे बढ़िया किताब अभी वो अवेलेबल है, और वो पेंगुइन रैंडम हाउस ने वो छापा हुआ है। उसके बाद में दूसरी बुक ये वाली है जो अभी की है, लेटेस्ट है, पहले आपको ये पढ़नी चाहिए। मैं आपको बोलूँ अगर आपको उठानी तो पहले इसको उठाइए। तो ये नेताजी की डेथ मिस्ट्री आपको बताएगी कि उसमें क्या सिचुएशन है। ये किताब पढ़ने के बाद आपको मोटा मोटा केस समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप कॉनंड्रम पढ़िएगा। कॉनंड्रम जो है इस किताब का आप कह सकते हैं सेकंड पार्ट है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं, डेप्थ इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा है, डेप्थ है, वो भी सब कुछ है, लेकिन वो टॉपिक अब वो मतलब एक कंट्रोवर्सी को हमने समझाया स्टार्टिंग से क्या हुआ था। और उसको देखिए, जो भी किताब लिखी जाती है वो समय के हिसाब से लिखी जाती है। तो ये हमने किताब जो लिखी है 2024-25 के हिसाब से लिखी है, आज के हालात को देखते हुए। अभी आपने डीक्लासिफाई, ये गवर्नमेंट की एक्चुअल फाइल का कवर है, ये हमने नहीं लिखा हुआ, ये सरकारी फाइल है विदेश मंत्रालय की। ओके। तो ये पेंगुइन ने उसका जो कवर बनाया, तो उन्होंने ये लाल रंग की जो चेपी है ये लगाई है उन्होंने उसके ऊपर। ओके। बाकी ये एक्चुअल में गवर्नमेंट की फाइल है, उस पर ही लिखा हुआ डीक्लासिफाइड, ये हमने नहीं लिखा हुआ। ओके। ये विदेश मंत्रालय की फाइल है, उस पर वो टॉप सीक्रेट का ठप्पा लगा हुआ है। तो ये जो किताब है वो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। और मैंने जब आपको जैसे बोला कि हमने 2024-25 को दिमाग में रख के किताब लिखी है, तो इस किताब की हिस्ट्री ये है, या ये किताब क्या आपको बताएगी, क्या मेन इशू है यहाँ पे। उसमें ये है कि साल जो लोगों के दिमाग में बात है कि 2015 के आसपास में नेताजी का इशू बहुत ज़्यादा पहली बार पूरे लाइमलाइट में आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें कुछ
तो वो जब लाइमलाइट में आया तो फिर वो हम ही लेकर आए थे, लेकिन लाइमलाइट में आया। लाइमलाइट में आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम लोग फाइलें पब्लिक कर देंगे, ठीक है। तो साल 2016 से विदेश भारत सरकार ने नेताजी पे जुड़ी हुई जो फाइलें उनके पास थी, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने अपनी फाइलें पब्लिक करी, 305 फाइलें पब्लिक करी। उससे पहले 1000 फाइलें निकली थी पिछले साल में, उससे पहले पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे, जो हम लोगों ने डंडे मार मार के वो हमारा काम है। बट मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने फाइलें पब्लिक करी, तो उसके बाद सारे मीडिया में ये पूरा खबर छड़ गई कि साहब गवर्नमेंट ने फाइल पब्लिक कर दी नेताजी की डेथ को लेकर। उसके बाद हुआ ये कि जब ये फाइलें बाहर आई तो मीडिया में बहुत सी स्टोरीज प्लांट होनी शुरू हो गई, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने फाइलें तो पढ़ी नहीं, फाइलें पढ़ने में टाइम लगता है। अब आप बात कर रहे हो ये हज़ारों पन्ने हैं और क्रॉस रेफरेंस क्रॉस चेक करना है। हमें भी अब जाके हमने फाइलें पढ़ी क्योंकि हमें टाइम चाहिए था फाइल पढ़ने का। अब फटाफट मीडिया वाले क्या करते थे कि जाके फाइल उठाते थे और उठा के उसकी स्टोरी बना के डाल देते थे बिना। अब उनका भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा बिकॉज उनका वो टाइम नहीं था पढ़ने का, क्योंकि ये तो स्टडी करेंगे तभी आपको निचोड़ निकलेगा ना। आप सिर्फ उसको फाइल को पढ़ के आप प्रोड्यूस कर दोगे तो उससे काम चलेगा नहीं। लेकिन कई बहुत से इंस्पायर्ड एलिमेंट थे, खासकर नेताजी के परिवार के कुछ लोगों ने उसको, जब ये फाइलें पब्लिक हुई हैं साल मोदी जी के टाइम पे 16-17 के बीच में, तो उन्होंने मीडिया में ये एक नैरेटिव उन्होंने फ्लोट करना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार ने जो फाइलें पब्लिक करी हैं भारत सरकार ने, उनसे अब ये स्थापित हो गया है, प्रूव हो गया है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई, जो ऑफिशियल वर्जन स्टोरी का माना जाता है। अच्छा। तो ये उन्होंने पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया और ये नैरेटिव। उसके बाद में एक और प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो गई, पता नहीं औरों को कुछ हो ना हो लेकिन भाजपा के नेताओं को खुजली होनी शुरू हो गई बहुत सारे। अब वो खुजली ये हो रही है कि 18 अगस्त जो कहा जाता है कि नेताजी की जिस टाइम प्लेन क्रैश में डेथ हुई है, कांग्रेस वाले ट्वीट नहीं करते या फेसबुक में नहीं बोलते, प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते उसके बारे में, विदेश मंत्री ट्वीट नहीं करते, आपके वो नहीं ट्वीट करते, आपके होम गृह मंत्री नहीं करते, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं को, खासकर आपके फडणवीस जी को, सब लोगों को, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि उठ करके नेताजी को मारने पे तुले हुए हैं। ये 18 अगस्त को सारे के सारे उठा करके ट्विटर में डाके नेताजी की पुण्यतिथि बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने भी ये पूरा नैरेटिव को इनडायरेक्टली, नीचे के नेताओं ने, मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं कर रहा जिसको मालूम है चीज़ों के बारे में, विदेश मंत्री ट्वीट नहीं कर रहा और आपका गृह मंत्री नहीं कर रहा, ट्वीट कर रहा, लेकिन जो दूसरे नेता है बीजेपी के, छोटे नेता, ऊपर के नीचा या मिडिल के हमारे संबित पात्रा हो गए, ये उठा करके नेताजी को मारने पे तुल पड़ गए। वो उठाकर ट्विटर में डाल दें, फेसबुक में डाल, तो एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया कि साहब वो कंट्रोवर्सी थी लेकिन मोदी जी ने फाइल पब्लिक करी और फाइल से साबित हो गई नेताजी मर गए। ये हमें मालूम था कि ये परसेप्शन गलत है, ये गलत ठीक नहीं है। तो उसके बाद में साल 2019 के 17 में आते आते एक हमारा कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैकफुट पे आ गई। तो गृह मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट इशू किया उस टाइम पे कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए थे, ये डिसीजन हमने नहीं लिया, ये पिछली सरकार ने साल 2006 में डिसीजन लिया था कैबिनेट ने, जब उन्होंने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि ये जो आप पब्लिक में जो पूरा परसेप्शन चल रहा है कि नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, ये डिसीजन हमारा लिया हुआ नहीं है, ये डिसीजन पिछली सरकार ने 2006 में लिया था, हमारा नहीं है डिसीजन। और दूसरा ये कि अगर कोई नए इनपुट आते हैं तो हम उस नए इनपुट को गौर करेंगे। तो ये सरकार ने ये स्टैंड बोला अपना साल 2017 में। उसके बाद में पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई थी तो डिप्टी होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमें को नहीं मालूम कि वो कैसे मरे। तो सरकार ने भी, जब वो बैकफुट पे आए 17 के बाद में कुछ बात हुई थी, तो उन्होंने भी थोड़ा सा क्लैरिफाई किया कि ये स्टैंड हमारा नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम का स्टैंड है और नए इनपुट को हम लोग देखेंगे अगर कोई नए इनपुट आते हैं। तब ये किताब जो बेसिकली क्या कर रही है कि हमने 300 जो फाइलें, मैं आपको डिटेल बाद में दूंगा, लेकिन जो फाइलें भारत सरकार ने पब्लिक करी हैं और जो फाइलें हमको विदेश से मिली हैं, हमने उन सबको इकट्ठा किया, उन सबकी स्टडी की, क्रॉस रेफरेंस किया, क्रॉस चेक, जैसे आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, हमने चेक करके हमने इसमें उसका निचोड़ इस किताब में डाला है। और हमने उसमें निचोड़ वही डाला है कि पिछली सरकार ने जो फैसला लिया था, शिवराज पाटिल उस जमाने के गृह मंत्री थे आप ही के स्टेट के, वो फैसला पॉलिटिकली मोटिवेटेड। शिवराज पाटिल जी, हाँ, वो गृह मंत्री थे 2006 में, जिनके टाइम पे ये डिसीजन लिया था, तो मनमोहन सिंह की सरकार में। तो हमने ये इसमें किताब में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो फैसला फैक्ट बेस्ड नहीं था, वो बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स।
और उसके भी जितने रिकॉर्ड्स हैं, जितने एविडेंस है, वो सारा हमने इसमें निकाल के मतलब गीली करके चप्पल निकाल के हर पन्ने मारी इनको। ओपन एंड शट केस है कि इन्होंने झूठ आपको हमको देश को बरकलाया लोगों ने, झूठ बोला लोगों ने। पर एक उसके बाद में फिर हमने इस किताब में रिकमेंडेशन जो दी है, हमने मोदी सरकार को रिकमेंड किया है कि आप ये काम करें। तो ये बेसिकली किताब उसकी इस तरह से लिखी गई है और ये इसमें सारी फाइलों की स्टडी है और पूरी उसकी कहानी क्या निकल के आ रही है और कैसे सरकार ने जनता को अंधेरे में रखा, कैसे इस केस को दबाया, कैसे झूठ बोला, कैसे भारत के लोग को भारत की सरकार झूठ बोल रही है और विदेशी इनसे कम से कम रिलायबल हैं, कम से कम वो झूठ तो नहीं बोल रहे। तो ये इस किताब में हमने पूरा डिटेल में, उसमें अलग अलग कहानियां हैं दुनिया जहान भर की, वो इसमें डाली है। तो दो क्वेश्चन जो मेरे इसमें जो ऊपर आ रहे हैं वो ये है, एक कि गवर्नमेंट को इसको छुपा के मिल क्या रहा है, और दूसरा ये है कि जब उन्होंने कोर्ट में गवर्नमेंट के लॉयर ने एफिडेविट दे दिया, वो आप आगे की बात कर रहे हो कोर्ट में, वो तो मैं बताऊंगा कि कोर्ट में क्यों। तो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को छुपा के क्या मिलेगा। देखिए, वो छुपा के मिलेगा वो बात की बात है। पहले हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वो प्लेन क्रश से मर गए। वो एक ऑफिशियल वर्जन है नेताजी की डेथ का, जिसको सारी दुनिया तो सारे बीजेपी के नेता आजकल उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कि नेताजी मर गए प्लेन क्रश में, जो कांग्रेस का और पंडित जी का स्टैंड था वो था। तो हमने इस किताब में अपने वो स्टैंड को पहले पूरा लिया और हमने उस जमाने के रिकॉर्ड को देखना शुरू किया कि रिकॉर्डों में क्या लिखा है। तो वहां से जैसे निकल के आ रहा है कि सरकार ने रिकॉर्डों को छुपाया। पहली बात तो डीक्लासिफाई नहीं किया, डीक्लासिफाई करने के बाद भी वो रिकॉर्ड ऐसे घुमा रखे कि किसी के हाथ नहीं लगे रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो सारा हमने इसमें दिखाया। तो अभी उसमें जैसे उसमें जो चीज़ निकल के आ रही है, अगर आप इस किताब की शुरुआत होती है सन 45 में, जब नेताजी की डेथ बताई गई है। लेकिन ये किताब आते आते फिर ये 45 से 55 में आएगी, फिर 65 पे आएगी, 78 में आएगी, 80 के दशक पे आएगी और उसके बाद में फिर ये हमारे टाइम पे आएगी। तो ज़्यादातर किताब जो है साल 2000 के बाद की है। मतलब ये किताब की जो सबसे इंपॉर्टेंस है कि 2001 के बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फ्यूचर में है, मेरा इंटरेस्ट पास्ट में नहीं है। ये हमारे में और बाकी लोगों में बहुत फ़र्क है कि आप बहुत सी और किताबें मार्केट में भी हैं इतिहास के बारे में कि फला आदमी था, फला आदमी ने ये किया, वो सब पुरानी बातें, वो मर चुके हैं, कहानी खत्म हो चुकी है। शायद उसमें आज एक पॉलिटिकल एंगल निकल के आ रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि हम इसमें डिमांड कर रहे हैं एक्शन का, कि सरकार जिसने खुद ये बात बोली है कि हम इस पे ओपन माइंड रखते हैं, हम नए इनपुट अगर हमें मिलते हैं तो हम अपनी सरकार हम दे रहे हैं और हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा डिमांड क्या है कि वो इसमें कर। तो ये किताब फ्यूचर बेस्ड है, ये पास्ट पे बेस्ड नहीं है। पर इसको हमें एक्शन चाहिए और ये इसमें दोनों में काफी अच्छे एविडेंसेस दे रखे हैं आपने, हैंडराइटिंग एनालिसिस दे रखी है। तो कनंड्रम का थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किताब हो गई है और प्रॉब्लम ये हो गई है कि जैसा कि जो हमने मोटा बताया था कि जब मैं इस केस में एक्टिव हुआ उससे पहले लोग बहुत कंफ्यूज थे पूरी नेताजी की डेथ मिस्ट्री को लेकर के। बात पूरे देश में होती थी कि नेताजी की डेथ को लेकर मिस्ट्री है, कोई बोलता है यहाँ, कोई कहता है यहाँ, ऐसे कुछ करके। तो मैंने ही वो नैरेटिव जो आज सेट करा है कि 3 थ्योरियाँ हैं। पहली थ्योरी प्लेन क्रैश की, कि वो प्लेन क्रैश में मर गए थे। ये सरकारी वर्जन जो है, जो सब लोग मानते हैं, आजकल भाजपा के नेता इसको प्रमोट करने में तुले में। दूसरा वर्जन जो है उसका ये है कि वो नहीं मरे प्लेन क्रैश में, लेकिन वो रूस में चले गए थे और वहाँ पे उनको स्टालिन ने मरवा दिया। पंडित जी का नाम लोग लेते हैं। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी और जीडी बख्शी, और इतिहास में जाएंगे तो नेताजी के परिवार के बहुत सारे लोग और उस जमाने के, पुराने जमाने के बीजेपी और अलाइड पार्टीज के लोगों ने यही बातें बोली उस टाइम पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ें वहाँ निकल। तीसरा जो गुमनामी बाबा की थ्योरी, जो भगवान जी की, जिसको मैंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने ये दोनों थ्योरी तो बहुत पहले से लोग जानते थे, रशियन एंगल की और ये वाली। लेकिन गुमनामी बाबा की थ्योरी कभी टेबल पे नहीं थी, वो बाहर आ चुकी थी। लेकिन मतलब उसके बारे में यूपी में रिपोर्टिंग हुई थी, वहाँ पे पत्रकारों ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस जगह से बाहर निकल के नहीं आ सकी, वो वहीं के वहीं सिमट के रह गई थी। तो मैंने ही गुमनामी बाबा की थ्योरी को इंटरनेशनल लेवल तक उसको मैंने उछाला, तो वो मेरे नाम पे। तो ये तीनों को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तीनों को एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बताया और हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था प्लेन क्रैश थ्योरी को, कि अगर मैं ये बात बोलूँ कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस, तो ऑटोमेटिकली वो आदमी प्लेन क्रैश में नहीं मर सकता कोई, और ना वो रूस से मर सकता है। अब प्रॉब्लम जैसे आपको बताया था कि हुआ ये कि जैसे ये जो फाइलें पब्लिक हुई हैं, तो लोगों ने जो मीडिया में स्टोरी प्लांट करनी शुरू कर दी, और खासकर जो भाजपा के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो स्टोरी को वापस बैक टू स्क्वायर वन में ले गए। तो अब मैं किसी को बोलूं कि नेताजी तो यहाँ पे थे, अयोध्या में थे, वो तो भारत में थे, कहेगा नहीं वो तो मर गए प्लेन क्रैश में, वो तो संबित पात्रा ने ट्वीट किया परसों उसके बारे में। तो दुनिया तो उस पर चलेगी ना। संबित पात्रा जी तो मुझसे तो मेरे मुकाबले में काफी बड़े जाने पहचान के इतने बड़े नेता है देश के। तो लोग तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो हमको भी मजबूरी में
हमने कहा कि अब हमको वापस जा करके ये प्लेन क्रैश की थ्योरी का सुपड़ा साफ करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि इन्होंने फिर से उसको रीबूट कर दिया। जो आपके फिर एक कोई सहयोगी ताइवान जाके भी किए। हाँ, वो सब करेंगे, लेकिन है कि हमने इस पर लिख भी दिया है कि हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं है। अच्छा। जो साल 2001 में कहा, मैं वही बात बोल रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा भाई आपकी किताब में नया क्या। मैंने कहा देखो जी, मैं तो नेताजी के परिवार के लोग जैसा होने कि हर 2 साल में स्टैंड चेंज कर दूं अपना। तो अगर आपको ऐसा नयापन चाहिए तो ऐसा नयापन मैं आपको दूंगा नहीं, ठीक है ना। अगर आपको, तो हमने, मेरा बेसिक स्टैंड जो है और बेसिक कंक्लूजन मेरे जो समझ में मेरे को पहले आ गए थे वही है। सिर्फ ये होता है कि समय के साथ साथ हमको नए इन्फॉर्मेशन, नया डाटा मिल जाता है। और ये जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो खासकर जो लोग किताब पढ़ते हैं उनके लिए, कि उसको प्रेजेंट करने का जो स्किल है, उसको जो लिखने का तरीका है, वो हम लोग के सामने नया है। तरीके लिखने का स्टाइल, तरीका। किताब पढ़ने में आपको आनंद आना चाहिए। आप इस किताब को देखना, स्टार्टिंग हमने कैसे स्टाइल से करी, बड़ी फिल्मी स्टाइल से, और लेकिन वो रियल, बिल्कुल वो कोई झूठी कहानी नहीं है। तो हम लोग को लिखने का तरीका प्रेजेंट, क्योंकि आफ्टर कोई किताब क्यों पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा आनंद के लिए ना, मजा आना चाहिए पढ़ने में। किताब में अगर मैं डाटा ही सारा कट एंड पेस्ट कर दूं तो वो तो डाटा हो जाएगा पूरा का पूरा। हाँ, तो वो हमें वो टेक भी लिखने का, उसी स्टोरी को, अब जैसे मुझे किसी ने कहा कि इसमें आपका फर्क क्या है, मैंने कहा देखो, अगर आप मोटा मोटा कंक्लूजन ढूंढ रहे हो तो कंक्लूजन बड़ा हमारा क्लियर है कि हम प्लेन क्रैश को सपोर्ट नहीं करते, रशियन एंगल को आधा सपोर्ट करते हैं और गमनामी बाबा की स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जैसे रामायण कितनी बार बन चुकी है, कितनी फिल्में रामायण पे आ चुकी हैं। पहली फिल्म रामायण पे 1948 में आई थी, कहानी सेम है, लेकिन हर एक फिल्म बनाता है उसके बनाने का तरीका और होता है। वो उसको नई टेक्नोलॉजी दिखाता है, नई चीज दिखाता है, और हमको मजा आता है देखने में, आनंद आता है उसको देखने में। अब वो एक ड्रैकुला की फिल्म मुझे याद है कि 1912-14 में पहली फिल्म आई थी काउंट ड्रैकुला के ऊपर। तो वही ब्रैम स्टोकर का एक ही नॉवल है, उसी नॉवल की उसी मोटी मोटी एक ही कहानी पे फिल्म बनती है ड्रैकुला की। हर साल एक फिल्म आती है अंग्रेजी में, लेकिन उसका दिखाने का तरीका अलग है, कई नए फैक्ट आते हैं। इस किताब में भी वही है कि आपको, जिन्होंने हमारी पिछली किताबें पढ़ी हुई हैं, मैं उनके बता रहा हूँ, जो नए वो उनका तो दिमाग घूम जाएगा। लेकिन मान लीजिए जैसे आप हैं कि अगर आपने किसी और ने हमारी पिछली किताबें पढ़ी हुई हैं, तो कंक्लूजन हमारे वही हैं जो हमने पहले बताए थे, लेकिन डेटा आपको हर पढ़ने में नया डाटा मिलेगा। अच्छा। बहुत सी नई सेंसेशनल बातें मिलेंगी, लेकिन हमारा स्टैंड बड़ा हमारा क्लियर है। तो वो हमने इसमें इस तरीके से यहाँ पे इसको निकाल के पूरा इस किताब में समझाया। तो आपने भी कई नई सेंसेशनल बातें, कुछ आप बता सकते हैं? जैसे आपने शायद एक लक्ष्मी सहगल जी का नाम लिया था, उसके अंदर आपने कुछ पहली बार बात की है। उसका प्रॉब्लम ये था, जैसे फॉर एग्जांपल की घटना ये घटती है कि अब ये उसमें अगेन हमारे भाजपा के लोगों ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है कि जहां जहां ये नेताजी की फोटो लगाते हैं, वो नेताजी की वो फोटो लगाते हैं जहां नेताजी खड़े हैं, पीछे लक्ष्मी सहगल वो रानी झांसी वाली खड़ी है। तो एक उनकी इमेज को रीइंफोर्स ये लोग करते रहते हैं सुबह शाम, ठीक है। जबकि अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब ये साल, जैसे कि हमको मालूम है कि भारत में 3 कमेटी कमीशन बने हैं इस केस को लेके, मोटे मोटे और भी हैं, लेकिन ये एक शाहनवाज कमेटी था 56 में, और जो शाहनवाज खान जो INA में किसी एक टाइम पे रहा करते थे, उन्होंने शाहरुख खान की मम्मी को अडॉप्ट किया। तो क्या आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान के नाना जी के लेवल कैटेगरी में आते हैं वो। और उसके बाद में फिर एक GD खोस्त आयोग बना था साल 70 में, और उसके बाद में जो हमारे, कम से कम मेरे टाइम में, जस्टिस मुखर्जी कमीशन जो साल 99 में बना था, ठीक है। हमारी किताब ज़्यादातर जस्टिस मुखर्जी फाइनल इंक्वायरी है, और वो बेसिकली गवर्नमेंट की रिकॉर्ड भी फोकस जो है मुखर्जी के ऊपर करके है। तो हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, और हम आज के समय की बात कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर लोग जीवित हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि जब ये कमीशन की बनने का जब चल रहा था, तो वहाँ सेम प्रॉब्लम आई जो हमें प्रॉब्लम कि हम लोग जब छोटे थे, तो जब भी हम नेताजी की बात करते थे तो 2 लोगों का नाम बहुत उछल के आता था कि नेताजी के साथ कौन, उनके साथ में कौन था बहुत बड़ा आदमी। तो एक आता था, नेताजी के भतीजे थे शिशिर कुमार बोस डॉक्टर, उन्होंने नेताजी गाड़ी चला करके वो घर से ले गए थे, तो उनका नाम आता था। फिर हमारी लक्ष्मी सहगल जो थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, डॉक्टर थी वो मेडिकल, वो बहुत मशहूर थी, और हमारे टाइम में वो दोनों जीवित थे, और दोनों बहुत मशहूर थे। बचपन से मैं इनको बहुत सभी पसंद करते हैं, हम सब लोग जितने पेट्रियोटिक लोग थे, हमको ये बहुत पसंद आते थे, हम उनको बहुत लाइक करते थे, और उनको देखते थे इतने बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर तो हमारे चले गए थे ना, उनकी डेथ हो गई, ज़्यादा लोग जीवित हुए, हमने देखा नहीं, कईयों को ना सुना उनके बारे में। लेकिन लक्ष्मी सहगल की भी एज ज़्यादा हुई थी, तो वो यहाँ रही हैं काफ़ी उम्र तक, और INA के ज़्यादातर लोग चले गए थे, लेकिन शी रिमेन्ड अलाइव फॉर क्वाइट सम टाइम। तो हम भी उनकी बहुत इज्जत, बहुत आदर उनको बहुत करते थे।
तो वहाँ पे ये लोगों ने जुमले हमको देने शुरू कर दिए थे, मुझे याद कर, कि तुम जो बैठ के बोल रहे हो कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई है, वो तो नेताजी का भतीजा शिशिर कुमार बोस, वो तो बोलता है मर गए प्लेन क्रैश में, और वो लक्ष्मी सहगल ने भी मना करा, उसने भी कहा मर गए प्लेन क्रैश में, तो तेरी बात क्यों माने हम लोग, तू है कौन? वो इतने बड़े नेताजी के साथी थे, वो तो लक्ष्मी सहगल की तो फोटो सारी बीजेपी वाले यूज़ करते हैं, तो आपकी बात क्यों माने? तो हमने उसमें बैकग्राउंड में रिकॉर्ड में दिखाया, चीज़ों में दिखाया कि जब ये साल 1999 में 98 में जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कमीशन बननी चाहिए, तो यहाँ गृह मंत्रालय की मीटिंग होती है, तो उसमें उन्होंने इनपुट मंगाया कि भाई किससे बात, तो एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, अडवाणी जी ने मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग भी, कि उसमें उन्होंने शिशिर कुमार बोस से मांगा कि आपका व्यू क्या है, उन्होंने लक्ष्मी जी से मांगा, उन्होंने कहा आपका व्यू क्या है, तो उन्होंने लिखित में दिया कि प्लेन क्रैश में डेथ होगी, अभी बेकार में आप फालतू में बेकार में लोगों का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो बाद में भी ये बात निकल के आती, तो लोग उनके लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं वो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई आप लोग सेंसेशनलाइज कर रहे हो चीज़ों को, कि नेताजी नहीं मरे, वो फैज़ाबाद में थे, ये थे वो थे, अगर फैज़ाबाद में थे, अयोध्या में थे, तो लक्ष्मी सहगल तो वहीं रहती थी, कानपुर में उनकी मेडिकल प्रैक्टिस करती थी, तो अगर नेताजी अयोध्या में बैठे हुए हैं तो लक्ष्मी जी के पास क्यों नहीं, उनसे क्यों नहीं बातचीत करी, जब वो बैठ के यूपी में रैंडम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या उनसे मिलने वाले आईएनए के लोग आ रहे हैं कलकत्ता से, तो इतनी बड़ी नेताजी की साथी जो साथ में थी, वो रानी झांसी ब्रिगेड की जो हेड थी, वो कानपुर में, उसे क्यों नहीं बात किया? तो लोग हमें ऐसी सी बातें बोल के हमारे को नीचा दिखाते थे करके। अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि हम लोग भी एक लेवल के आगे, हम, मेरे पास लक्ष्मी जी की जन्म कुंडली पड़ी थी बहुत टाइम से, लेकिन मैं उसको निकालना नहीं चाहता था, इस किताब में डाल दिए क्योंकि अच्छा लगता नहीं किसी के जन्म कुंडली मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उसका चिट्ठा पतरा, मतलब वो मैं उसको ऐसे यूज कर रहा हूँ, मतलब यूफेमिज्म यूज कर रहा हूँ कि उनका जो उनकी जो लाइफ का जो सारे कर्म कांड के बारे में जो था वो उसकी समरी है, उसमें आईबी की रिपोर्ट है कोई, वो मेरे को मालूम थी बहुत टाइम से, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी की, मुझे पर्सनल लाइफ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों किसी के बारे में उल्टी सीधी बात छापूं, मुझे वो, मेरा उसको ऐसे लिंक भी था नहीं, लेकिन जब इन्होंने हमारे को बोलना, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो हमको, और वैसे भी हमारा काम सच्चाई लिखना है, हमने किताब में सच्चाई लिखनी है, तो हमें सच लिखना, जो सच्चा है वो सच्चा, अब सच अगर खराब है तो खराब है, अच्छा है तो अच्छा है, उसमें मैं क्या करूँ, मेरा काम तो बताना आपको, और आप मेरी किताब पढ़ोगे सच्चाई के लिए, आप अच्छी या बुरी के लिए नहीं पढ़ोगे, आप सच्चाई के लिए पढ़ोगे। तो वो हमने उस किताब में, फिर उसमें जैसे अब, तो उसमें अब जैसे अब ये बोलना आसान है, या कि क्योंकि भाजपा के नेता ही लक्ष्मी सहगल की फोटो हर जगह लगाते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी ये है कि तीन मोटी मोटी चीज़ें, कि एक, उन्होंने आईएनए छोड़ने के बाद जो भी 1-1.5 साल वहाँ रही थी, उसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और कम्युनिस्ट वो लोग थे जिन्होंने नेताजी को और आईएनए को गंदी गंदी गालियां दी, माँ बहन की, तो पहले क्यों ज्वाइन कर लिया? तो वो इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन हर, आप जिसको नेताजी का वहाँ बड़ा साथी बता रहे हो, अगर उसने जाकर के वो जमात ज्वाइन कर ली जिस जमात ने सुभाष बोस को और आईएनए को गालियां दी हैं गंदी गंदी, तो ऑटोमेटिकली उनकी इमेज खराब होगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। उसके बाद में जो हमने किताब में दर्शाया भी है कि जिसको इंग्लिश में पर्जरी वर्ड कहते हैं, कि ओथ पे झूठ बोलना, कोर्ट कमीशन के सामने आपने कसम खाई है कि मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा, ये इसने वहां पे कमीशन के सामने झूठ बोला, ये झूठ पकड़ा गया इसका पब्लिकली। तो ये डॉक्टर लक्ष्मी बोलती थी कि नेताजी की डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, लेकिन उनका एक्चुअल व्यू ये था कि वो कोई प्लेन क्रैश में नहीं मरे, वो जीवित थे और रूस में थे, और पंडित जी को उसमें उन्होंने ब्लेम ठोका हुआ है। तो आपका पर्सनल, वो सेकंड थ्योरी में ज्यादा मानती, सेकंड थ्योरी को मानती थी, लेकिन पब्लिक में कुछ और बोलती थी। तो ये दोगलापन निकल के आ रहा है कि आपको पता है कि वो नहीं मरे। इनफैक्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है, कोई भी आईएनए के आदमी, सीनियर आदमी ने कोई प्लेन क्रैश को नहीं माना, लेकिन आप पब्लिक में अपने पॉलिटिकल कारणों से आप गलत स्टोरी चेप रहे हो। तो उनका पर्सनल व्यू ये था, उनको मालूम था कि वो नहीं मरे, लेकिन पब्लिक में स्टेटमेंट देने की मर गए प्लेन क्रैश में। फिर वो जन्म कुंडली में जो उनके बारे में लिखा, मैं उस पर पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लो पेज 191 में क्या लिखा उनके बारे में। लेकिन जो मेन रेलिवेंट पोर्शन है, जो वो ये था कि वो लोग को ये पता नहीं, वो लोग ये जब बातें करते हैं कि साहब अगर नेताजी थे क्यों नहीं मिले बटा, सुभाष बोस ने उनको हटा दिया था पोजीशन से, बिकॉज उनकी जो एक्टिविटीज कुछ ठीक नहीं थी वहां पे, तो वो रानी झांसी ब्रिगेड की हेड नहीं थी। बाद में उनको डिमोट कर दिया, मतलब इवन बिफोर सुभाष जी मर गए, हाँ पहले उनको हटा दिया था। उनको मेडिकल कहीं पे उनको एज ए डॉक्टर की ड्यूटी दी थी उन्होंने, लेकिन वो रानी झांसी ब्रिगेड की वो हेड नहीं थी एक टाइम के बाद में, क्योंकि उनकी कुछ एक्टिविटी ठीक नहीं थी वहां पे कुछ। ये बात आपने बताई नहीं किसी को आपने, और आप बैठ के मुझे जुमले दे रहे हो कि साहब वो बोलती थी। दूसरा आपका आ गया साहब ये शिशिर कुमार बोस, शिशिर कुमार बोस जो था ना, कोई बड़ी हमारे बचपन में वो आती थी कविता की, वो बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल, है ना, वो नर्सरी राइम थी, मुझे पता नहीं आजकल फेमस है कि नहीं है।
तो हमारे ये ब्लैक शीप जो है ना, ये पूरे नेताजी के परिवार की ब्लैक शीप था ये शिशिर कुमार बोस। सारा खानदान में जितने ये नेताजी के भतीजा भतीजी ये कांग्रेस से सड़ते, उसे पसंद नहीं करते कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ये आदमी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गया था, तो वो कांग्रेस का नेता था वो। तो आप ये बात नहीं बता रहे कि आदमी कांग्रेसी है, आप उसका नेताजी का नेफ्यू होने का नाम लेके आप हमें आप बताते हो कि नेताजी के नेफ्यू ने बोला कि नहीं मरे प्लेन क्रैश में, जबकि रियलिटी ये है कि कांग्रेस के नेता और नेताजी के नेफ्यू ने बोला कि वो प्लेन क्रैश को नहीं मानते, कि वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था। तो आप इस बात को छिपा रहे हो कि कांग्रेसी है। कांग्रेस में तो पहले तो रॉयल फैमिली आती है ना, उसके बाद सब कुछ आता है। तो जो आदमी कांग्रेसी है, आप उसको नेताजी की उसकी फैमिली के कनेक्शन को हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन आपने इस बात को छुपा दिया कि उसका कांग्रेस से बड़ा क्लियर कनेक्शन है, और आपने इस बात को छुपा दिया कि उसके परिवार के लोग ही बोल रहे हैं कि इसने कांग्रेस से पैसा खाया। तो ये सारी बातें हमने इसमें जुमले डाल रखे हैं लोगों को समझाने के लिए, और भी बहुत बातें हैं। मैं आपको, अगर आप मुझसे सवाल करो, मैं आपको जवाब दूं कि साहब नेताजी की आप लड़की क्यों बोलती है ऐसे करके, तो मैं बोलूंगा कि नेताजी की लड़की का स्टैंड थोड़ा मतलब विशी वॉशी टाइप है, कभी फ्लिप फ्लॉप करती है, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोलेगी। तो आप बोलेंगे अनुज तो खुद ही बोलते थे, अनुज सर बोल रहा है कि रिसर्चर उसका तो ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, उसको तो बोलना ही है ये बातों को। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किताब की इंपॉर्टेंस क्या, कि इस किताब में हमने डॉक्यूमेंट लगाया जिसमें उस जमाने के विदेश मंत्रालय के बहुत बड़े अफसर ने यही बात लिखी है कि नेताजी की लड़की का स्टैंड ठीक नहीं है। अच्छा। कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, इट्स नॉट क्लियर टू अस। द इंपॉर्टेंस ये है कि वो अफसर कौन है, वो जिसने वो जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, वो हमारे आज के विदेश मंत्री जयशंकर जी। तो इस किताब में जो आप देखोगे, क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो नेताजी, पहले आप एक समझो कि सुभाष बोस हैं कौन, ये खासकर जाना जरूरी है। जो हमारे जो देखने वाले, जो क्योंकि मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग यंग लोग होंगे, उन्हीं को इंटरेस्ट है। बुड्ढों को ऐसी इस केस में किसी में इंटरेस्ट उनको चीजों में नहीं है आजकल। बुड्ढों की प्रॉब्लम आजकल इस देश में ये हो गई है कि बुढ़े बैठ करके रात को नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते हैं रात को जा करके। उनको वैसे भी इस चीज में, मेरा को तो जहां जाता हूँ यंग लड़के लड़कियां मिलते हैं, वही सुनते हैं हमसे करके। एक बात करने का स्टाइल होता है कि इसमें आप गधे घोड़े बराबर कर देते हो, ठीक है, सब कुछ मिला दिया। अब हम लोग, और हमारा एक देखने का नजरिया भी कि हम, जैसे आप और मैं, हम लोग तो अभी की जनरेशन के लोग हैं, मतलब अभी हम जीवित हैं, हमारा काल चल रहा है। कोई मुझे बोले कि साल 40 के कौन बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे, तो ऑब्वियसली हम सभी को एक ही जगह पर रखेंगे। हमारे लिए सारे शब्द हैं, हमारे लिए जितने देश में महानायक हुए हैं, हम सभी को एक ही जगह में रखते हैं। और एक और डायमेंशन आज निकल के आ रही है कि अगर किसी, मान लीजिए कोई एक आदमी फ्रीडम फाइटर था, या कोई जिसने समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम किया आज से 40 साल 50 साल 80 साल पहले, लेकिन उसके साथ एक तगड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है, तो उस आदमी को आज के दिन में भगवान बना करके प्रेजेंट किया जा रहा है। अलग अलग लोग की बात मैं करूं, ठीक है। तो और उस पर ऐसे कई लोगों की, नेताजी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सुभाष बोस वो आदमी है कि कई ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका आजकल नाम होता है, जब उनके बारे में हम नेशनल आर्काइव में या कहीं और डॉक्यूमेंट्स ढूंढने जाते हैं, तो हमें उनके ऊपर डेडिकेटेड फाइल्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से वो इतने खतरनाक नहीं थे कि उन पर एक फाइल बनाई जाए। इतनी उनकी इतना थ्रेट नहीं था उनसे। हर एक आदमी को फाइल नहीं बनती, फाइल बनती है उसी के ऊपर जिस पे बड़ा, जिससे आपको लगता है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कई तो फाइलें भी नहीं हैं उनके बारे में। ऐसा होता है कि पूरे साल का एक मतलब गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट होगी, पूरे साल में भारत में क्या घटना घटी, तो उसमें 25 पन्ना नंबर 25 में ये रिपोर्ट आ रही है फला फला स्टेट से, उसमें पैराग्राफ नंबर 16 में एक डिस्पैच में उनका नाम लिखा हुआ है। तो कई लोग, ज़्यादातर लोग के नाम डिस्पैचेस में आते हैं, उनके बारे में डेडिकेटेड फाइल्स नहीं, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी स्टैंडिंग, या आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों की निगाह में वो इतने खतरनाक लोग नहीं थे, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, किसी ने जाकर के मान लीजिए किसी अपने देश के लिए, आपकी मेरी निगाह में वो बहुत बड़ा है, बहुत पता वो नेताजी के बराबर का है, अब उसने जाकर किसी अंग्रेजों को गोली मार दी, तो वो ठीक है, आज के दिन में हम उनको बराबर रख रहे हैं, लेकिन उस जमाने के हिसाब से अंग्रेजों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतलब वो सुभाष बोस की कैटेगरी में वो नहीं रखते थे उसको। सुभाष बोस एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ था उनके लिए। तो नेताजी का एग्जाम्पल मैं आपको दूं, और ये आपको इस किताब का भी बैकग्राउंड समझ में आएगा कि सुभाष बोस वो चीज़ है जिसके बारे में 990 फाइलें रिलीज करी हैं रक्षा मंत्रालय ने 97 में, जो INA और सुभाष बोस से और उनकी डेथ से जुड़ी फाइलें हैं। तो 990 फाइलें रक्षा मंत्रालय ने रिलीज करी है 1997 में, और भी इनके पास में, लेकिन मैं आपको जितनी रिलीज करी उसका नाम बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा फिर इनके पास में हमने जो चंद्रचूड़ घोष, हम लोगों ने इनके पीछे पड़ के, क्योंकि साल 2005 से हमने सूचना का अधिकार से यूज करा और हमने पूरे इशू को जिंदा करा, वो एक अलग कहानी है। हमारी कोशिश से डायरेक्टली मनमोहन सिंह सरकार ने 1000 से ऊपर फाइल पब्लिक करी सुभाष बोस के बारे में, ठीक है।
और ये सारी विदेश मंत्रालय की, प्रधानमंत्री कार्यालय की और ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की, इनकी फाइलें। कई मुद्दे मार्केट में बहुत उछलते हैं मीडिया में बिकॉज ऑफ सेंसेशनल वैल्यू, वट एवर रीसेंट टॉपिक्स है। मान लीजिए कोई मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है, हाईलाइट हो गया, जैसे दिल्ली में आरुषि केस, तलवार का बहुत बड़ा केस हुआ था। अब क्योंकि मीडिया में बहुत उछल रहा है, आपको लगता है कि, लेकिन वो प्रधानमंत्री ऑफिस में तो फाइल नहीं होगी उसके बारे में। वो एक लोकल मर्डर केस है, एक लोकल केस हुआ था, लेकिन बदकिस्मती है किसी का बच्चा चला गया, हमारे जैसे ही लोग थे देखने में, तो लोग ज़्यादा उसको अटैचमेंट महसूस करते हैं और देखते हैं चीज़ें। लेकिन आप आरुषि तलवार केस में आईबी तो नहीं बीच में आएगा, आईबी की फाइल तो नहीं होगी उसके बारे में। तो ये केस बहुत खतरनाक है। सुभाष बोस के बारे में इतनी सारी फाइलें, बिकॉज वो उसका इंटरनेशनल लेवल पे उस आदमी का पूरा वो उनका कार्यक्रम था, गवर्नमेंट को खतरा था या उनमें इंटरेस्ट था या पब्लिक इंटरेस्ट था। उसके बाद में मोदी सरकार ने, हमने फिर कोशिश करी और हमारी वजह से और नेताजी के परिवार के लोगों ने जो कोशिश करी है उसकी वजह से 304 या 5 फाइल मोदी जी ने निकाली है, 64 फाइल्स निकाली है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। उसके अलावा अगर आप बाहर विदेश में जाएंगे तो नेताजी से जुड़ी फाइलें उनके नाम से इंग्लैंड में है, अमेरिका में यूज़ करी हमने, ताइवान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, उनके नाम से फाइलें, डेडिकेटेड फाइलें हैं उस आदमी के नाम से। उसका, क्योंकि उस आदमी का जो कार्य करने का जो क्षेत्र था या वो जिस तरह की उसकी एक्टिविटी थी। अब कोई नेता जिसने जिंदगी में 5-6 रैलियां करी हों किसी प्रांत में जाकर के, आज आप उसका नाम उठा करके आप मिला रहे हो सुभाष बोस के साथ। जो आदमी जाकर के यहाँ से जाकर के रशिया की टॉप लीडरशिप से बातचीत कर रहा है, हिटलर से जाके मिल रहा है, उनके टॉप लीडरशिप्स को एंगेज कर रहा है उस जमाने में जब भारत की हालत कुछ नहीं। आप लोग सपने में नहीं सोच सकते कि भारत नरसिम्हा राव की इकोनॉमी खुलने से पहले हमारी हालत क्या थी। हमने खुद देखा वो समय। आप जो जिस जनरेशन के आप लोगों, आपको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या दिन देखे इस कंट्री में। आज को जो बैठ के आपको ये राहुल गांधी लंबी लंबी चेप रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अमेठी को बना देंगे कैलिफोर्निया। तुम्हारे पास कमेटी था तो सही 40 साल से, तब तुमने क्यों बनाया कैलिफोर्निया उसका आपने? अब आप बनाओगे कैलिफोर्निया? कुछ नहीं करने वाले ये लोग बैठ कर। तो जितनी डेवलपमेंट है उसको तो हरा दिया। बिल्कुल। तो वो ये बेकार की, क्योंकि लोगों को पता नहीं, ज्यादातर लोग तो लड़के 20-25 साल के, उन्होंने पता ही नहीं दुनिया में पहले क्या हुआ। बुरी हालत थी, यहाँ कुछ नहीं था उस जमाने में जब भारत गुलाम था। आप गूगल सर्च करो सुभाष बोस हिमलर के नाम से, आप उनका देखो कहाँ कहाँ लोगों से मिल रहे हैं। जापान गवर्नमेंट के हेड से मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में भाषण दे रहे। कोई भारत का फ्रीडम फाइटर के गवर्नमेंट हेड ने तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया ना। हाँ, जो उन्होंने किया, मुसोलिनी ने किया, सबने किया, उनको और करने की जरूरत नहीं थी, उनको करा उन्होंने सब कुछ किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भारत का और कोई फ्रीडम फाइटर उस लेवल तक नहीं गया। पूरी गवर्नमेंट खड़ी कर देना, पूरी फौज खड़ी कर देना, ऑफिशियल गवर्नमेंट का दर्जा। बिल्कुल। तो ये मजाक नहीं है, ये इस लेवल पे कोई फ्रीडम फाइटर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम तो सभी की रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे सब बराबर है। लेकिन आप उनको, मैंने जैसे कहा ना कि आप सबको बराबर नहीं खड़ा कर सकते। सुभाष बोस के और ऊपर से सबसे यंग थे, तो यंग आदमी है। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही कि सब लोग उनको बराबर समझते हैं। गांधी जी उनसे 28 साल बड़े हैं, पटेल उनसे 22 साल बड़े हैं। बहुत यंग आदमी है, उसने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पूरा बवाल मचा रखा था और उसी का इम्पैक्ट हुआ। इसलिए शायद आज आप और मैं बात करें उनके बारे में। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है उस आदमी की। फिर एक बात जैसे और निकल के आई कि उनको मारने का हुक्म अंग्रेजों ने किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया था खुल्लम खुल्ला। इनको तो खुल्लम खुल्ला मारने का हुक्म था कि इस आदमी को मार दो। ओके। तो उनको वो थ्रेट परसेप्शन था उसके साथ में। ये थ्रेट परसेप्शन गांधी से तो नहीं था। गांधी को मारने का हुक्म कभी नहीं हुआ। गांधी जी को तो आपके महाराष्ट्र में, पूना में इतना बड़ा महल में रहते थे, जेल के अंदर भी वो लोग। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इस तरह की हैं। तो सुभाष बोस की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है और वही कारण है कि इस देश में जहाँ पे इतिहास को खासकर हिंदुओं में बहुत कम इंटरेस्ट है लोगों में, जो सुभाष चंद्र बोस भारत में सन 40 में आखिरी बार देखे गए थे, 41 में छोड़ के चले गए यहाँ से, वो 40 का जेल में चले गए थे। आज 2025 में हम किताबें उनके बारे में लिख रहे हैं या हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ज़्यादातर यंग लड़के लड़के हमको सुनते हैं, वही हमारे प्रोग्राम करवाते हैं हर जगह पे। तो कुछ ना कुछ तो खास बात है ना कि इतने लंबे टाइम तक लोग भूल नहीं पाए, लोग याद कर रहे हैं, खासकर वो बच्चे जिनका कोई कांटेक्ट नहीं उनके साथ में। हमने कम से कम उन लोगों से बातचीत करी है जो उनको जानते थे। थोड़ा हमारा ये हम देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्टली उन लोगों से बातचीत करी है जिन्होंने उनको देखा था। एक जनरेशन में हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये फर्क पड़ गया और ये डॉक्यूमेंट निकालना, ये सब करना, तो हमने इस पूरी किताब में पूरा का पूरा डिसेप्शन समझाया पूरा। ओके। आपने कहा था कि आपके एक सहयोगी का आपने फोटो डाला यंग पर्सन का जो ताइवान गए थे और आपने ताइवान के थ्योरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। देखिए मैं आपको पूरा एविडेंस, ऐसा क्या उधर से मिला, मैं बताता हूँ पूरा एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी नेताजी कहानी क्या है। जैसे आपको मैं बोला कि 3 अलग अलग कमीशन कमेटी में, तो उसमें जस्टिस मुखर्जी जो आखिरी थे और सबसे इंपॉर्टेंट जज थे, बिकॉज पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको लॉ का मालूम है, ठीक है। तो पहले कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ने इंक्वायरी नहीं की, ये पहले
खोसला साहब जो थे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। पहले वो कलकत्ता सॉरी बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे वो। तो वो सारी जो कहानी है अब उनको भी ऐड कर लीजिए। और हमने तो पहले की रिपोर्ट्स देखी इंटेलिजेंस की, ब्रिटिश की, उस जमाने की। ये जो पूरी कहानी, तो जस्टिस मुखर्जी से हमारी बातचीत होती थी बाद में, रिटायरमेंट जब उन्होंने पूरी रिपोर्ट दे दी उसके बाद में हम खासकर साल 2010 के बाद में काफ़ी उन्होंने हमसे बातचीत करी है। पहले नहीं बोलते थे लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी बातचीत करी है। तो उन्होंने हमको बताया कि मेरे पास में ये साबित करने के लिए बहुत से कारण थे कि ये प्लेन क्रश की स्टोरी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी रिपोर्ट में उसी पॉइंट को हाईलाइट किया है जो पॉइंट लीगली सबसे स्ट्रांग है। तो वो पॉइंट में हमने इस किताब में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया, एक्सपैंड किया है। वो पॉइंट ये है, और ये पूरी आपको एक थ्रेड दिखाई देगा जो पहले चैप्टर से लास्ट तक वो चैप्टर वो इन्वेस्टिगेशन में ये चलेगा। और इसका क्लाइमेक्स जो है वो आपके क्वेश्चन पे आगे खत्म होगा कि वो ताइवान पे खत्म होगा, वहाँ से क्लाइमेक्स निकल के आता है। तो कहानी उसमें ये आ रही है कि जब अंग्रेजों ने, जब ये खबर आती है कि सुभाष बोस की डेथ हो गई है, तो टाइम बड़ा अजीब सा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में आप उस आदमी को पकड़ने वाले एकदम से वो गायब हो गया। तो ये उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको मालूम चला कि हम जैसे आजकल के ज़माने में हम बैठ के बात करते हैं कि साहब सुभाष बोस मर गए प्लेन क्रैश में, माधवराव सिंधिया की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई, संजय गांधी मर गए प्लेन क्रैश में। तो ये आप पहली बात ध्यान में रखो कि ये संजय गांधी जी की डेथ या माधवराव सिंधिया जी की डेथ हेलीकॉप्टर में जो हुई है, या संजय गांधी जी का जहाज क्रैश दिल्ली में हुआ था, वो सुभाष बोस की डेथ की कहानी से बिल्कुल अलग है। वो इस रिस्पेक्ट पर अलग है कि संजय गांधी जी की डेथ यहाँ पे हुई। संजय गांधी जी को लोगों ने एयरपोर्ट में आते हुए देखा, क्लियर आई विटनेस अकाउंट है, एविडेंस है कि वहाँ एयरपोर्ट के लोगों ने संजय गांधी जी को एयरपोर्ट में आते देखा। फिर लोगों ने आई विटनेस क्लियर अकाउंट है कि लोगों ने उनको जहाज में बैठते देखा, वो थे, उनके साथ में एक और पायलट थे। लोगों ने जहाज को दिल्ली में उड़ते देखा, ये दिल्ली फ्लाइंग क्लब आपका सफदरजंग एयरपोर्ट जो था वहाँ पे, और वहाँ पे फिर वो जहाज उड़ा और अनफॉर्चुनेटली जहाज में प्रॉब्लम हुई, क्रैश कर गया। जब वो जहाज क्रैश किया तो पुलिस वाले और वो जो भी वो इंटेलिजेंस के लोग थे, वो जितने सिक्योरिटी वाले वहाँ गए हैं, अनफॉर्चुनेटली दोनों पायलट जो है, संजय गांधी जी खुद पायलट थे, उनकी वहाँ डेथ हो जाती है और डेड बॉडी मिल जाती है। तो डेड आना, आपने उनको आते हुए देखा, आई विटनेस अकाउंट क्लियर है, आपने उनको जाते देखा, आई विटनेस अकाउंट क्लियर है। वो नीचे गिर गया जहाज, जहाज का डिबरी है, जहाज का फोटोग्राफ है, लोगों ने देखा है, अलग अलग लोगों ने देखा, उनको कोई झूठ बोलने का मोटिव नहीं है। संजय गांधी जी की डेड बॉडी अवेलेबल है। तो एविडेंस, जो चेन का एविडेंस बिल्कुल क्लियर है। माधवराव सिंधिया में कोई डिस्प्यूट नहीं, इसलिए कभी खबरें नहीं आती कि वो जीवित हैं अभी, है ना, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वो तो सबने देखा माते। तो नेताजी वाला केस ऐसा नहीं था कभी। उसमें बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, जब अंग्रेजों ने, अमेरिकन ने उसको इंटेरोगेशन किया, लोगों को पता लगा कि पूरी कहानी की ये आदमी मर गया प्लेन क्रैश में, इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस बॉडी नहीं है, बॉडी का प्रूफ कोई फोटो नहीं है, तो साबित कैसे करोगे बंदा मर गया? वो सिर्फ लोग वर्बली कह रहे थे कि ये ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग यहाँ गए, वहाँ क्रैश हो गया, ये हो गया। तो सारी सुभाष बोस की जो मरने की कहानी है वो हियरसे पे बेस्ड है। तो ये एशेस का चक्कर क्या है? एशेस से अप्रूव कैसे करोगे सुभाष बोस से? नहीं, पर एशेस फिर किसकी? वो ये कहते हैं, वो अलग कहानी। मैं कह रहा हूँ कि वो प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी को उन्होंने ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ, हॉस्पिटल ले गए, इलाज किया, मर गए, क्रिमेट कर दिया। क्रिमेट करने के बाद में उनकी एशेस को जापान भेज दिया गया, ठीक है। इसमें जो कंपोनेंट एविडेंस के नाम पे, जापान क्यों भेजा, इंडिया क्यों नहीं भेजा? इंडिया में कुछ जाने का स्कोप नहीं था, तो वो वहीं जा सकते, वो अंग्रेजों का जमाना था, उसमें कहाँ आप कैसे भेजते वो लोग, तो वहाँ पे वो चला गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आप ऐश से तो साबित नहीं करेंगे बंदा मर गया। डीएनए, अगर कोई मर गया तो कोई उस टाइम डीएनए था नहीं, वो तो आपकी बात है। दूसरा ये कि आपको डेड बॉडी होनी चाहिए या डेड बॉडी की फोटोग्राफ चाहिए। कोई आदमी मर गया है, उसका प्रूफ और क्या चाहिए? जैसे हिटलर की कहानी है कि हिटलर के मरने पे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि मरा कि नहीं मरा करके। उसका रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम ये कि हिटलर की डेड बॉडी अवेलेबल नहीं थी, जो बॉडी मिली थी वो बहुत जली हुई थी, उसमें शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। तो जहां आपको किसी की डेड बॉडी मिल जाए या डेड बॉडी की फोटोग्राफ मिल जाए क्लियर, तो कहानी वहाँ खत्म हो जाती है। जब मैंने डेड बॉडी प्रोड्यूस कर दी तो बंदा मर गया, या डेड बॉडी की फोटोग्राफ दिखा दी तो कंफर्म हो गया। नेताजी के में प्रॉब्लम आती है कि नेताजी की कोई डेड बॉडी नहीं है, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है, सिर्फ लोग वर्बली बोल रहे थे कि उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। जब उनका इंटरोगेशन अंग्रेजों ने किया और जब उन्होंने पूरा देखा उन्होंने, तो उसमें बहुत से कंट्रडिक्शंस आने शुरू हो गए उसमें लोगों ने, और बहुत सी उनकी हरकतें जापानियों में खासकर जो थी कि उन्होंने छुपा रहे थे चीज़ों को वो लोग। तो उनके कंट्रडिक्शन आने शुरू हो गए कि अगर मेरी आंखों के सामने आपने, मैंने, हम दोनों बैठे हैं, अगर मान लीजिए हम दोनों कोई भगवान ना करे हमारी आंखों के सामने यहाँ को अब गलत घटना घट जाती है,
तो आपकी और मेरी मेमोरी उसके बारे में मोटा मोटा सेम रहेगी। हम छोटी मोटी चीज़ें भूल जाएंगे। कल को मुझे बोलेगा भी आप याद करो आपने 2 साल पहले क्या कपड़े पहने थे, मुझे तो कल का नहीं पता मैंने कपड़े कल क्या पहने थे, तो मैं छोटी मोटी चीज़ भूल जाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मुझे याद रहेंगी। जैसे जब मैं बच्चा था तो मैंने पहली बार जीवन में डेड बॉडी देखी थी। हमारे वहाँ पे घर के पास में कहीं पे नई दिल्ली में ट्रक से बंदा कुचल के मर गया था। अब मैं बच्चा हूँ, मैंने पहली बार देखा डेड बॉडी, किसी को दूर से देखा था। लेकिन आज के दिन के अंदर भी मैं आपको पिन पॉइंट कर दूंगा कि दिल्ली के नई दिल्ली की ये रोड, सड़क के इस तरफ को, और ट्रक था, बस नहीं थी, ट्रक था, और यहाँ वो आदमी पड़ा हुआ था। ठीक है, तो कोई खतरनाक चीज आप देखते हैं अपने, खासकर अपने उसमें अपने, वो आप कभी भूलोगे नहीं। छोटी छोटी चीज आप भूल जाएंगे, लेकिन वो, और खासकर तब अगर आप मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर हो जिन्होंने पूरी वर्ल्ड वॉर देखी है, इतने लोगों को आपने मरते फिरते देखा। सुभाष बोस की इंपॉर्टेंट पर्सन, ऊपर से उनके मरने का तरीका ये था कि आपके सामने जिंदा जल रहा है आदमी, और जल रहा है, जलता हुआ देखना किसी को भी, इतने बड़े आदमी को, फिर से जलते हुए आदमी को फिर आपने उसे कपड़े फाड़ के उसको नंगा कर दिया, नंगा करके आपके सामने उसको हॉस्पिटल ले जाता रहा, कंबल में ऐसी भयानक चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल रजिस्टर हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब जब ये लोगों को, ये जो कहते थे कि हमने देखा नेताजी को अपने देखते हुए, जब उनको बोला कि इसको रिकॉल करो, तो उनका आपस में वर्जन मैच नहीं करता था। ये बंदा कुछ बोल रहा है, वो बंदा कुछ बोल रहा है, और ये बंदा भी, जो बंदा है वो भी, उसकी भी शिफ्टिंग चेंज होती जा रही है बार बार, कभी कुछ बोलता कभी कुछ कहता है। जैसे जो मेन आदमी हबीबुर रहमान था, जो कहता सुभाष बोस के साथ था, जो इकलौता इंडियन था उस जहाज में, उसकी स्टेटमेंट में दबा के कंट्रोडिक्शन आते थे, कभी कुछ बोला कभी कुछ बोलेगा। एवरी टाइम उसने अपना मुंह खोला, उसने कोई नई बात बोल दी, तो उसको लोगों को शक हुआ कि ये लोग सच नहीं बोल रहे। तो सारी सुभाष बोस की डेथ की कहानी बेस्ड है वर्बल अकाउंट पे, लेकिन वर्बल अकाउंट में कंट्रडिक्शंस आ रहे हैं। तो ये एक कंक्लूजन आप कह सकते हैं, या एक लाइन ऑफ थिंकिंग अंग्रेजों की निकल के आ गई थी। मैं ये बात कर रहा हूँ 45-46 की, जब डेथ के एकदम बाद जो इंक्वायरी अंग्रेजों ने, अमेरिकन जो ताइवान में हुआ उसमें क्या, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 45-46 में मैंने कहा ये चेंज स्टार्ट हो रहा है एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यही आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई लव स्टोरी तो है नहीं कि भैया मैं ऑफिस कॉलेज में गया, वहाँ पे डेटिंग करी हुई, शादी कर ली। ये वो किताब, ऐसी किताब नहीं है ये। इसमें आपको, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, डेथ मिस्ट्री है, तो आपको इसमें ये घूमना पड़ेगा उसमें। तो इसमें ये निकल के आ रहा है, अंग्रेजों के टाइम पे उन्होंने एक लाइन सेट कर दी थी कि ये जो आई विटनेस जो ये बात बोल रहे हैं कि प्लेन क्रैश में नेताजी मरे थे या वो था, हॉस्पिटल ले गए थे, इसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका है इन द सर्कमस्टांसेस कि हम लोग ताइवान में इंक्वायरी करवाएं और वहाँ जाके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड वगैरह चेक करें। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं उसको हॉस्पिटल ले गए, तो अगर हॉस्पिटल में गए तो कोई डॉक्टर ने देखा होगा, डॉक्टर देखेगा तो लिखा पढ़ी करेगा, सब कुछ सामान कागज पत्र होगा, किसी को क्रिमिनेट किया तो रिकॉर्ड होगा उसका, वहाँ पे सिस्टम प्लेस में था वहाँ पे बिल्कुल उस जमाने में। तो उन्होंने कहा वहाँ किसी कारणों से अंग्रेज वहाँ नहीं जा सके, कम से कम जो रिपोर्टें हमारे हाथ लगी हैं उसमें अंग्रेज खुद लिख रहे हैं कि हमने जो भी इंक्वायरी वहाँ कराई है वो हमारे अच्छी नहीं हो पाई, तो हम कुछ क्लियर नहीं कर पा सके। हो सकता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने MI5 या 6 ने कुछ किया हो, लेकिन उसके रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। लेकिन जो रिकॉर्ड हमें अभी मिले हैं डिक्लासिफाइड, उसमें ये लिखा कि अंग्रेज वहाँ पे ताइवान में इंक्वायरी ढंग की नहीं करा सके, और करते 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 वो 46 का मिडल आ गया और उनको यहाँ से इंडिया से बोरी बिस्तर बांधने का टाइम आ गया था, तो इंक्वायरी उनकी वहाँ खत्म हो गई, तो वो चले गए। उसके बाद भारत सरकार जब बनी है, भारत सरकार बनने का भी एक कहानी है कि लोग हम इसको कंफ्यूज करते हैं। हम समझते हैं कि 15 अगस्त 47 को भारत सरकार एकदम से पैदा हो गई। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखो कि भारत सरकार जो है वो 1857 की बनी हुई है। ये वही भारत सरकार है जो पहले थी। अंग्रेजों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई फर्क नहीं, लीगली सेम एंटिटी है। ओके। पाकिस्तान एक नया गवर्नमेंट, नया कंट्री बना है, नहीं तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 45 में और अभी में वो एक ही एंटिटी का नाम है। अगर मान लीजिए कि सन 45 में मैंने कोई डाका डाला है दिल्ली में, तो पुलिस वाले मुझे आज पकड़ लेंगे आकर के, क्योंकि वो एक ही गवर्नमेंट मानी जाएगी, लीगल हम उसी को इनहेरेंट उसी को कर रहे हैं, कंटिन्यूशन हुआ है। तो 1947 में प्रधानमंत्री पंडित जी बने थे और सरदार पटेल बने हैं गृह मंत्री, लेकिन उससे 5-6-7 महीने पहले इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी और उस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे पंडित जी और उसी इंटरिम गवर्नमेंट के गृह मंत्री थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल और पंडित जी ऑलरेडी इंचार्ज थे सिचुएशन के। ऐसा नहीं कि 15 अगस्त की रात को गृह मंत्रालय का कार्यक्रम जो है पटेल के हाथ में आया। पटेल ऑलरेडी पिछले 5-6 महीने से गृह मंत्रालय को चला रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर। तो उस टाइम पे जब ये सन 46 के आखिर में, क्योंकि जब आज़ादी मिलने सर्टन हो गई, उस जमाने की असेंबली में लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए सुभाष बोस की डेथ के बारे में लेकर के। तो वहाँ जब कंट्रोवर्सी बिल्डअप हुआ है तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये डेथ हुई है, ये है करके। पंडित जी ने फिर वो एक स्टेटमेंट दिया सन 46 में कि मर गए, तब से ये गवर्नमेंट का स्टैंड बन गया। तो हमने किताब में दिखाया कि सरदार पटेल उससे एग्री नहीं कर, सरदार पटेल ने नोट छोड़ा कि आई डोंट एग्री इससे। एनीहाउ, तो वहाँ से भारत सरकार ने 1946 में एक नॉन स्टेट एक्टर को भेजा ताइवान में इंक्वायरी के लिए, ठीक है।
उसको अगर आप उसने रिपोर्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वहाँ में क्या रिकॉर्ड मिले क्या नहीं मिला, अगर हम 46 को भी इग्नोर कर दें तो कम से कम 51 में, क्योंकि 51 के हमने रिकॉर्ड, हमने प्रधानमंत्री के ऑफिस के रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल के फॉरेन सेक्रेटरी के नोटिंग से ही दिखा दिया, उसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार को सन 51 में मालूम चल गया था कि जो ताइवान में जो रिकॉर्ड पड़े हैं वो डेथ को प्रूव नहीं कर रहे। तो भारत सरकार को 51 में मालूम चल गया था कि प्लेन क्रैश की थ्योरी इज बेस्ड ऑन आई विटनेस अकाउंट। आई विटनेस को कंफर्म करने के लिए आपको ताइवान में जाना पड़ेगा और ताइवान में आपको रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे हॉस्पिटल के और डेथ के और क्रिमेशन के। अब प्लेन क्रैश हुआ है तो उसका तो पहले होगा उनके पास। भाई आप किसी आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करोगे तो लिखा पढ़ी करोगे ना, ये अभी का असूल नहीं है, ये आज से 14 साल से चल रहा है। और डॉक्टर जो खुद दावा कर रहा है कि ये आदमी मेरे पास में आया था, मैंने सर्टिफिकेट दिया, डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं, जापानी डॉक्टर ने खुद ही बताया इस बात को कि हमने ही एडमिट किया, हमारे क्रेमेटोरियम में ये रूल था कि हमारे में ऐसे सर्टिफिकेट जाएगा, ऐसे परमिट जाएगा। तो ये रूल भी वही खुद बता रहे हैं। तो अगर ये रूल प्लेस में है और सुभाष चंद्र बोस और 4-5 आदमी अगर वहाँ पे लाए गए हॉस्पिटल में प्लेन क्रैश के बाद में, तो कोई हॉस्पिटल में कोई ना कोई तो प्रूफ होगा रिकॉर्ड का, ठीक है ना, प्रूफ है, वहाँ सब कागज पड़े हुए हैं। तो इन्होंने वहाँ जाकर के जब इंक्वायरी करी है तो इनको मालूम चला कि वहाँ कुछ नहीं है उनके नाम का। इसका मतलब प्लेन क्रैश की थ्योरी और ये जो आई विटनेस अकाउंट है वो झूठे साबित हो रहे हैं। उसको मैं एक समझाने आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका नाम सात्विक है, ठीक है। अब आपने स्पेलिंग आप आई लिखते हो या ई लिखते हो? सात्विक में आई लिखते हैं। आप आई लिखते हो। मान लीजिए कुछ छोटे छोटे नाम है जिसमें आपने आई की जगह ई लिखना शुरू कर दिया। आजकल कई लोग फॉलो करते हैं, डबल ई कर दिया, वो कर दिया। मान लीजिए कि आप दिल्ली एयरपोर्ट में कल जहाज पकड़ने वापस जाते हो मुंबई, आपके आधार कार्ड में, आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड में आपका नाम सात्विक VIK है, ठीक है, लेकिन जो आपको टिकट दिया गया उसमें डबल ई लिखा हुआ है। क्या वो अगर आपको एयरपोर्ट में घुसने देगा बाबू वहां पे CS उसको? मेरे को नहीं लगता। जहाज चलाना तो बहुत दूर की बात है, जहाज तो चल नहीं पाओगे आप, आपको एयरपोर्ट में एंट्री भी नहीं मिलने वाली। एक लेटर में आपके अगर IE की बिंदी अगर आपकी यहां से वहां हो गई, और खासकर बैंकों में अगर हो जाए, या आपका जीना हराम कर देंगे यहाँ पे लोग। यहाँ पे मैं खुद इसका भोगी हूं इस बात को लेकर के। एक आपका बिंदी, एक आपकी मात्रा यहां से वहां आपके नाम पे अगर हो जाए, भगवान ना करे लोगों को ये दिन देखना पड़े कि किसी मरे हुए आदमी के रिकॉर्ड अगर आपको देने पड़े बैंकों में जाकर के, अगर आपका एक बंदी यहां से वहां हो गई तो ये आपको पागल कर देंगे, आपको चक्कर कि यहां से एफिडेविट लेके आ, वहां से लेकर आ, आप उनको सब कुछ दिखा दो लेकिन वो नहीं मानेंगे। एक इतने बड़े चिंदी चोर हैं यहाँ पे लोग, एक बिंदी यहां से वहां हो जाए तो ये मानने को तैयार नहीं होते। तो ये क्योंकि उसका बेसिक रूट कारण ये है कि मैं, मान लीजिए कि मैं आपसे आज मिल रहा हूं या आप मुझसे मिल रहे हैं, आज आप दिल्ली मिले, तो आपने पूछा आप कौन हो, मैंने कहा जी मेरा नाम तो टोनी है। तो आप मुझे बोलोगे यार तुम तो मुझे मिले थे आज बॉम्बे में, आज से मेरा दोस्त से मिले थे, आपने उसका नाम बताया था कि तरुण नाम है मेरा। फिर आपको खबर मिले कि मैं मिला था किसी और बंदे से यहाँ पे हैदराबाद में, उसको मैंने अपना नाम इरफान बताया हुआ। तो आपको डाउट होगा ना कि ये बंदा हर एक से बंदे से मिल रहा है, हर एक अपना नाम अलग अलग बता रहा है। चौथी बार आप मुझसे मिलोगे तो आप मुझे बोलोगे यार अपना आधार कार्ड दिखा मुझे अपना, तेरा नाम क्या है। तो यू विल गो फॉर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि आई विटनेस अकाउंट या वर्बल स्टेटमेंट लोग चेंज कर देते हैं, और खासकर वो डॉक्यूमेंट जो कंटेम्प्रेरी हो। अगर मैं आपको बोलूं कि साल 2002 में मैं बॉम्बे में मैं स्कूल में पढ़ता था, तो आप मुझे बोलोगे तू स्कूल का जरा मुझे पास सर्टिफिकेट दिखा, आज का मत दिखा मुझे कि आज तू मुझे बोल रहा है कि आज तेरे बैंक के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, वो तो आपने बाद में एंट्री कर दी होगी। तू मुझे उस जमाने का 2000 का स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा कि तू बॉम्बे में था। तो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड की, इसलिए अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कंटेम्प्रेरी या लोग जो रिकॉर्ड उसी टाइम पे क्रिएट किए जाते हैं उनकी वैल्यू लॉ में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। तो 1951 में ही भारत सरकार को या उससे पहले मालूम चल गया था कि जो ताइवान में जो रिकॉर्ड है वो प्लेन क्रैश को प्रूव नहीं कर रहे, इसका मतलब प्लेन क्रैश की स्टोरी झूठ है। और ये तो इन्होंने एक एफिडेविट भी दिया है कोर्ट में कि ये कंक्लूजन नहीं। मैं उसमें कहानी इससे बता रहा हूँ कि इतना बड़ा आदमी, उसकी डेथ पे रिपोर्टें हैं जो गवर्नमेंट के पास में हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है। जब वो ताइवान में इंक्वायरी करवा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली, इनको मालूम चल रहा है कि डेथ प्रूवन नहीं हो रही है, तो लोगों को बताने की बजाय और आगे इंक्वायरी करने की बजाय सरकार का जो स्टैंड था कि इस पूरे केस को दबा दो। उसके बाद से लेकर के मुखर्जी कमीशन बनने तक सरकार का पूरा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि ताइवान में इंक्वायरी मत होने दो, और ताइवान में कोई बात नहीं करेगा इस केस के बारे में। तो ये हमने पूरा दिखाया, साल 50, 60, 70, 80 अलग अलग उसमें प्रकरण आ रहे हैं कि भारत सरकार कैसे झूठ पे झूठ बोलती जा रही थी। इनका एक ही एजेंडा था कि ताइवान पे इंक्वायरी कभी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट बाद में सब 56 में जब बात आती है कि ताइवान में इंक्वायरी करें, तो पंडित जी ने बैठ करके बोल दिया कि वहां जाने का फायदा नहीं है, वो तो कुछ मिलेगा नहीं और ताइवान के लोग हमारी बेइज्जती करेंगे।
एक इन्होंने बड़ा गलत काम किया, जो हमारे ये जो विदेश मंत्रालय के ऑफिस के लोग जो बैठे हैं दिल्ली में साउथ ब्लॉक में, इन्होंने बैठ करके सरकार की फाइलों में ताइवान वालों की बदनामी करी हुई है। उनके बारे में लिखा कि वो हमारी मदद नहीं करेंगे। एक नंबर के ये झूठे और मक्कार हैं ये लोग जो यहाँ गांधी भक्त बैठे हैं यहाँ पे। जब जब भारत से लोग ताइवान में गए हैं इंक्वायरी के लिए, ताइवान के लोगों ने, वहां की सरकार ने पूरी मदद करी आपकी। अभी आपने जब भेजा तभी भी? सब हमेशा से, मेरे से पहले भी शुरुआत से लेकर के 46 में, 56 में, बाद में 70 में, 73 में, जब भी लोग यहाँ से गए हैं, ताइवान ने और ताइवान के लोगों ने आपकी मदद करी है। लेकिन ये झूठा मक्कार नंबर 1 जो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ हमारे पूरे ये साउथ ब्लॉक में हमारे बाबू गांधी के चेले बनते हैं अपने आप को, ये सारे उनके बारे में झूठी बातें बोलते हैं, उनको बदनाम करते हैं, क्योंकि इनको अपना झूठ छिपाना है। उसी प्रकरण में कहानी निकल के आ रही है कि इसका जो पूरी कहानी का जो क्लाइमैक्स है, पूरी कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो आता है मुखर्जी कमीशन के टाइम पे, वो हमारे टाइम पे, ठीक है। अब उसमें क्या है कि ये मुखर्जी कमीशन को वहां जाने से मना कर दे कि आप ताइवान में नहीं जाओगे, ठीक है। अब उन्होंने जुमले देने शुरू कर दिए, सारे जुमले हमने डाल रखे कि उनको हमने दिखा रखा कि कैसे झूठ बोल रहे हैं वहां पे सरकार वाले। आखिर में हुआ कि मैंने बीच में कुछ काम करा, मेरे वजह से वो मुखर्जी कमीशन ताइवान, आप कह सकते हैं कि मेरा उसमें बड़ा रोल था कि मैं उसमें एक्टिव था, तो मेरी वजह से वो वहाँ जाते हैं, या मेरी वजह से उनकी वहाँ की सरकार से कांटेक्ट हो जाता है। मुखर्जी कमीशन जो है जाने से पहले बहुत अपनी स्टडी करती है और उनको ये मालूम चल जाता है कि वहाँ सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई है, और जो वहाँ पे उन्होंने किसी जापानी सोल्जर को नेताजी बना करके उसकी बॉडी बना के फूंक दिया, तो उनके रिकॉर्ड पे नाम नहीं आ रहे, इसलिए नाम उस जापानी के नाम आ रहे हैं करके। तो इन्होंने एनी हाउ उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने भारत सरकार को बोला कि आप जापान की सरकार को और ताइवान की सरकार को उनसे बोलो कि तुम्हारे पास क्रिमेशन के रिकॉर्ड जो हैं उस पूरे महीने के हमको चाहिए, ताकि हम चेक करें कि भैया आप कह रहे हो सुभाष बोस वहाँ मरा है, वो जनरल शेडे वहाँ मरा है, वो कप्तान वहाँ मरा है, तो सबको क्रिमेट आपने किया, तो उसके क्रिमेशन में पूरा परमिट दिखाओ मुझे पूरे महीने का, मुझे सबके नाम दिखा दी जाएंगे वहाँ पे। अगर आप सुभाष, तो वो छुपाने वाली चीज़ नहीं, मुझे वो 45 के रिकॉर्ड चाहिए मेरे को। तो जस्टिस मुखर्जी ने ये बात बोलनी शुरू कर दी, सरकार को बोला कि आप ये जापान गवर्नमेंट से मांगो। तो उसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कई लोग इस बात को झूठ बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे। रिकॉर्ड अवेलेबल है, उस जमाने के रिकॉर्ड कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुए। जापान ने खुद बोला कि हमने कोई रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो रिकॉर्ड हमारे पास में और ताइवान के पास में है, तो इसमें किसी को डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो ये जब इन्होंने वहाँ पे इन्होंने जापान सरकार से पूछा, भारत सरकार ने, कि आप हमको रिकॉर्ड दो, तो जापान जैसा वर्ल्ड का एडवांस कंट्री उसने झूठ बोलना शुरू कर दी कि देखो जी 50 साल पुराने रिकॉर्ड कहाँ मिलते हैं कंट्री में। तो हमने वो दिखाया कि क्या मजाक की बात कर रहे हो यार, तुम तो जापानी हो, तुम तो वो लोगो, तो उन्होंने आज से 50 साल पहले बुलेट ट्रेन चला दी, हम तो अभी भी वो टूटी फूटी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं आज के ज़माने में। आप कहाँ जापानी, कहाँ हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले। लेकिन वो सरकार जापानी जो है, क्योंकि उनको मालूम है कि झूठ पकड़ा जाएगा, तो उन्होंने ये देने शुरू कर दिए जुमले की साहब हम तो 50 साल पुराने रिकॉर्ड मिलते नहीं हमको। फिर उन्हें मुखर्जी कमीशन ने बोला कि ताइवान की सरकार से बोलो कि आपके पास में जो रिकॉर्ड पड़े हैं पुराने जापान के, वो रिकॉर्ड में हमको कमीशन के परमिट चाहिए। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स निकल के आ रहा है कि इन्होंने वो रिकॉर्ड के बारे में इन्होंने भारत सरकार ने इनको बोला। उस हमारा ताइवान में हमारा एक इंडिया ताइपे एसोसिएशन नाम की बॉडी है भारत सरकार की, जो हमारी एम्बेसी है, उसका नाम उसको ITA बोलते हैं। तो ITA के हेड थे विजय गोखले जी। आज सारे आप ही के स्टेट का जलवा है इसके अंदर, आप जितनों के नाम ले रहा हूँ सारे आपके जय महाराष्ट्र वाले ही हैं सारे इसमें पूरे। तो शिवराज पाटिल ने ये काम किया, उसने भी ये काम किया, ये भी आपका गोखले साहब भी आप ही के हैं। तो विजय गोखले जी उस टाइम पे ITA के हेड थे, बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बने थे, अभी नेशनल सिक्योरिटी मतलब उसमें कौंसिल वगैरह में है, वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे। तो विजय गोखले जी ने वहाँ से, मैं सरकारी, मेरे को मैं तो किताब रीडिंग कर रहा हूँ, अगर मेरी रीडिंग गलत है तो लोग मुझे ठीक कर दें, लेकिन विजय गोखले जी ने भी मुखर्जी जो सरकार को ये रिपोर्ट वापस दी है कि हमने ताइवान की गवर्नमेंट से बात कर ली है और हमारे पास में ये कमीशन के रिकॉर्ड नहीं है, ताइवान ने हमको ऐसा बताया। तो ये राइटिंग में दिया 2-3 बार कि विजय गोखले जो वहाँ पे हमारा ITA का हेड है ताइवान से, ताइपई से, वो भारत सरकार को ये बता रहा है कि आप मुखर्जी कमीशन को बता दो, उनको कन्वे कर दो कि हमने पता लगा लिया है और ताइवान की गवर्नमेंट मना कर रही कि हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, जस्टिस मुखर्जी जाते हैं ताइवान में, वहाँ के विदेश मंत्रालय से बात करते हैं और 15 दिन में वो रिकॉर्ड निकल के आ जाते हैं। इसका मतलब गोखले साहब उसको भारत सरकार झूठ बोल रही है। अब आप इस चीज़ को हटा करके अगर इसको नेताजी को हटा दो, इसमें किसी आतंकवादी या अर्बन नक्सल को डाल दो कि मान लो ये केस सुभाष बोस का नहीं है, किसी अर्बन नक्सल का केस है, फिर उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी चीज के बेस पे कि सरकार जानबूझ करके झूठ बोल रही है, मुखर्जी कमीशन को मिसलीड कर रही है। अगर ये नेताजी की जगह कोई चोर उचक्का आतंकवादी होता या कोई और ऐसा कुछ होता तो पूरा देश सड़कों में निकल आता
और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनका भूत बन जाता है इन लोगों का। हमारी किस्मत खराब है कि हमारे पीछे वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ओपन एंड शट केस है यहाँ पे पूरी किताब में। आपको मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, ये थोड़ा पढ़ के समझ में आपको आएगा कि कहानी है क्या। ओपन एंड शट केस है कि इन लोगों ने ये डिसेप्शन किया, इन लोगों को छुपाया चीजों को। और अगर ये नेताजी ना हो या कोई और अगर नथु खैरा होगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी। क्या आपकी हिम्मत कैसी है झूठ बोलने की? आप मिसलीड कर रहे हैं इंक्वायरी को। आपने कैसे बोल दिया हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड कैसे निकल के आ गया 15 दिन के बाद में? तो आप मिसलीड कर रहे थे। तो और वो आप उसका ट्रैक कीजिए, पहले दिन से मिसलीड कर रहे हैं। तो ये कहानी, तो ये एविडेंस पार्ट ऑफ व्यू से। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये आपको रिकॉर्ड लगा रखे हैं, देख लीजिए। अब ये जो मैंने आपको बोला वो चिट्ठी पढ़ लीजिए क्या लिखा उसके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो प्रेजेंट सरकार है जिसका 3rd टर्म शुरू है अभी, तो इनका क्या मोटो है कि इनका ये लोग मोटो क्यों नहीं दिखा देखो, रहे हैं? आप मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दूसरों के बिहाफ पे आंसर दूं। अब हमें समय वो आ गया है कि रादर देन दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू मी, ये क्वेश्चन उन लोगों से पूछा जाए जो चुपचाप होकर बैठे हुए वहां पे, ठीक है ना। कि मैं दूसरों के बिहाफ पे आंसर क्यों दूं, कि मेरे कंजक्चर हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे, वो नहीं। मैं जो कर सकता हूँ, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, मैंने ये सब हमने लिख लिया, बहुत बातें लिखी हैं हमने। ओपन एंड शट केस दिखाया कि जो साल 2006 में जो भारत सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को, मुखर्जी की रिपोर्ट आई थी कि प्रेमकाश नहीं मरे, उनका एविडेंस क्लियर था, सरकार ने उसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो और वो बोला जी मर गए प्रेमकाश में। तो हमने ये स्थापित कर दिया हम लोगों ने किताब में कि ये सरकार का जो स्टैंड था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ये फैक्ट पे बेस्ड नहीं था। आपका मैं आपको और डाटा दे सकता हूँ। उसके बाद में हमने इस किताब में हमने रिकमेंडेशन का डाला है चैप्टर, जिसमें हमने 2 रिकमेंडेशन डाली है, मोटा 2 या 3 लगा सकते हैं। एक तो ये कि रिकॉर्ड सारे पब्लिक नहीं हुए, इंटेलिजेंस की फाइल बाहर है तो फाइलें पूरी बाहर निकालो। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को झूठ के बेस पे रिजेक्ट किया गया पॉलिटिकल कारणों से, तो जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट को मोदी सरकार एक्सेप्ट कर ले। तीसरा, ये इंडिकेशन साफ दिखाई दे रहा है कि सुभाष बोस अपने मरने के बाद में रूस में गए थे और रूस में थे। हमने इस किताब में डेमोन्स्ट्रेट किया है कि भारत सरकार ने रूस से कभी ढंग से बातचीत नहीं करी। मोदी जी ने हमारे सामने बोला था कि मैं पुतिन जी से बात करूंगा, लेकिन उसका कुछ हमें डेटा नहीं मिल रहा कुछ। और अब तो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन हमारे क्लोजेस्ट है। तो हमारी सरकार ने रूस से ढंग से बात नहीं करी है। हमारी सरकार को मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और रूस सरकार से पुतिन जी से इसके इशू के बारे में बातचीत करें, और बची खुची रिपोर्टें आप पब्लिक कर दो इंटेलिजेंस की। तो ये 3 रिकमेंडेशन हमने यहाँ पे डाल के इसमें हमने इस किताब में समझाई है। और उसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे मुझे भी याद आया मुझे, क्योंकि मैं अभी ये किताब 5-6 महीने पहले प्रिंटिंग प्रेस में चली गई थी, ठीक है। किताब तो अभी बाहर अक्टूबर में बाहर आई है। इसका मतलब ये नहीं कि अक्टूबर में हमने लिखी थी, हमने किताब तो बहुत पैसे लिखते आ रहे। तो इसमें हमने मेंशन किया है, जो अभी के दिन में रेलेवेंट होगा थोड़े टाइम पे, वो ये था कि हमने मेंशन किया था इस किताब के अंदर कि दुनिया में 2 ही एक ऐसे केस हैं जहाँ पे सरकारें कुछ बोलती हैं लेकिन जनता नहीं मानती, इतने दशक बीतने के बाद में। एक तो भारत में नेताजी वाला केस है, ऐसे अमेरिका में आपका जॉन एफ कैनेडी वाला केस है। कि कैनेडी वाले केस में वहाँ की सरकार बोलती है कि वो एक लॉन गनमैन थ्योरी वहाँ मशहूर है कि एक ली ऑरवेल जो ऑसवेल्ड था हार्वी, उसने अकेले बंदे ने गोली मार के डैलस में इसको मार दिया कैनेडी को, उसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन अमेरिका की जनता जो है उसको नहीं मानती। उनका मानना है कि, और कई लोगों का यहाँ मानना है कि वो डीप स्टेट का हाथ, जिसको आजकल थ्योरी में बहुत लेते हैं कि डीप स्टेट का उसमें हाथ था, और सिस्टम के लोगों ने या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें कोई रोल प्ले किया। तो अमेरिका की जनता उसको, नया आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो ड्राइवर था वही पीछे घूम के मारा था, वो आजकल मेरा कहने का मतलब है कि अमेरिका में भी यही हालत है कि जैसे नेताजी वाला केस है कि नेताजी के बारे में भारत सरकार कहती है कि नेताजी प्रियंका से मर गए, लेकिन जनता उसको नहीं मानती। वो कम से कम वहां नहीं मानती। आगे वो कंफ्यूजन हो सकती है, गुमनामी बाबा की थ्योरी को लोग मानेंगे, उनको पता नहीं, पढ़ा नहीं, किताब नहीं पढ़ी तो उनको नहीं पता, लेकिन कम से कम प्लेन क्रैश की बात को लोग नहीं मानते। इवन अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था, ट्वीट दिखा देना उसका, अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया कि नेताजी की डेथ पे मिस्ट्री है, सभी को पता है मिस्ट्री है। okay. तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं मुकेश अंबानी हूँ, मुझे सुभाष बोस का नहीं पता। भारत के अंदर 3 सबसे बड़े बड़े नाम है, सबसे बड़े नाम, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनसे बड़ा आइकन अभी 3 से बड़ा कोई फिलहाल नहीं है। टॉप 3 तो ये आते हैं, बाकी वो है। तो उसके सभी को पता है कि उनकी डेथ को लेके मिस्ट्री है। तो उसमें यह कि जनता ने कभी प्लेन क्रैश की थ्योरी को नहीं माना भारत में। उसी तरीके से अमेरिका में कैनेडी को उन्होंने, जनता, उनकी गवर्नमेंट बोलती है, उनकी कमीशन बनी थी वॉरेन कमीशन, उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन वहां की जनता ने कभी नहीं माना। और अभी ट्रम्प कुछ और कह रहे, वो फिर हमने किताब में ट्रम्प का नाम लिखा हुआ इसके अंदर हमने। तो ट्रम्प को पहले भी इशू उछला था, लेकिन अभी ट्रम्प ने जो हमने किताब में लिखा है
कि ट्रंप ने बोला कि मैं अब जब राष्ट्रपति बनूंगा, ये तो अमेरिकन इलेक्शन से पहले किताब लिखी थी, तो उसने कहा मैं ये फाइलें डिक्लासिफाई कर दूंगा, बची कुछ पूरी तरीके से। हाँ कुछ बची खुची। तो बाद में उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट उसके अंदर हमने डाला है, तो उन्होंने ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था कि जो उन्होंने मुझे दिखाया था, उन्होंने सवाल पूछा कि आपने क्यों नहीं फाइल पब्लिक करी, अगर आप अभी की बात कर रहे हो कि आप पहले अगले टर्म में आप करोगे, लेकिन आपका पिछला टर्म भी था आपका, तो उस टाइम क्यों नहीं क्लियर किया। तो उसने ट्रंप साहब ने बोला कि जो उन्होंने मुझे कागज दिखाए थे, अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप भी रिलीज नहीं करोगे, इतनी खतरनाक चीज़ है उसके अंदर, ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दिया। ओके। तो ये हमने इसमें कोट किया, वो दिखाया कि ये हालत वहाँ पे भी ऐसे करके। तो ये अभी हो सकता है अपने साथ। उसके बाद हमारी किताब लिखने के बाद में, जो अगर आपको याद होगा, वो ट्रंप का जो पॉडकास्ट हुआ था ये जो रोगन के साथ में, तो उसने यही सवाल पूछा कि आपने ये क्यों बोला था। तो ट्रंप ने वहाँ दो बातें बोली हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने एक पहली बात वही बात बोली कि उन्होंने कुछ रीजन दिए कि कुछ सेंसिटिविटी है करके, लेकिन उन्होंने ये कमिटमेंट फिर से दिया कि मैं फाइलें खोल रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मैं अब तो नहीं बोल सकता, बट मैं जब वापस आ जाऊंगा पावर नहीं, उन्होंने तब फिर मैं उन्होंने बोला, रिपीट किया कि मैं फाइलें खोल लूंगा, और ये मेरा आने के बाद पहले में से जो पहले काम होंगे उसमें से काम होगा। उसके बाद में अभी उन्होंने वो कैश पटेल को उन्होंने उसमें नॉमिनेट किया, रॉबर्ट एफ कैनेडी तो है ही। क्या रॉबर्ट तो खुल के बोल रहा कि मेरे ताऊजी को और मेरे पिताजी दोनों को मार दिया इन्होंने, तो वो रॉबर्ट का भी है। और ऊपर से कैश पटेल ने भी पब्लिक स्टेटमेंट दी है इस पे कि मैंने कैनेडी की वो फाइल देख रखी है और कुछ गड़बड़ है, और वो भी फेवर में है कि फाइलें बाहर आनी चाहिए। तो इस बार अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, भारत के लोग तो बहुत एडवांस हो गए, हम लोग तो अमेठी में कैलिफोर्निया बनाने के चक्कर में रह गए, लेकिन अमेरिका वाले में ये पॉलिटिक्स में मुद्दा चल रहा है हिस्ट्री को लेकर के, और कैनेडी वाला केस अभी भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में चल रहा है। और इस बार के जो इलेक्शन में ट्रंप का हमने बात बोली है कि मैं ये फाइलें पब्लिक करूंगा। हमारे यहाँ लोग जब ये बड़े बड़े नेता जाते हैं ना टीवी में, जब इनके इंटरव्यू होते हैं कि मान लीजिए कि गृह मंत्री गया, वो गया, तो ये लोग सवाल नहीं पूछते। लेकिन अमेरिका में जैसे ये बड़े सवाल ना कि उड़न तस्तरी है कि नहीं है, एरिया 51 क्या है, वहाँ लोग इंटरव्यूज में सवाल पूछते हैं अमेरिकन पास ऑफिस से, सीधा पूछते हैं कि आपने क्या किया कैनेडी के बारे में, आपने क्या किया। हमारे यहाँ पूछने का रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी अजीब प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है हमारे वाले केस में, जब हम नेताजी को लेकर बातचीत करते हैं, तो एक कारण ये कि मैं खुद भी जानबूझ के इस बार टीवी पे ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ। वो इसका कारण ये कि टीवी का जो फॉर्मेट है ना, एक तो ये मुद्दा ऐसा है कि ये मैं 5 मिनट की बाइट में नहीं समझा सकता, मेरे को बोलना नहीं आता ऐसा। मैं 15-20 मिनट के बाद मेरा वार्म अप शुरू होता है। तो मैं उसका मैं बोल सकता नहीं, और समझाना मुश्किल है। अगर मेरे को इतना अच्छा बोलना आता भी नहीं, और आता भी होता तब भी समझाना बहुत मुश्किल है मुझे, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। वो मैं किताब में समझा सकता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे पास स्पेस है दिखाने के लिए। I can explain far better in a book. I cannot speak. It's very difficult to explain even if I were a very good speaker. या मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन देता हूँ वहाँ पे मैं वीडियो दिखा करके, फोटोग्राफ दिखा करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये कहानी क्या है। टीवी के चैनल में डिबेट क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जो मेरे वाले केस में हमें फायदा नहीं पहुँच रहा, क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि एक मेरी डिबेट हुई थी किसी के साथ में। हम लोगों ने हम चैनल में गए, हम लोग हम स्टूडियो में 5-6 बंदे बैठे हैं, तो 4 आदमी ये बात बोल रहे हैं उनका, और स्टोरी डिबेट उसी के बारे में थी कि हमने ये एलिगेशन लगाया कि भारत सरकार की एक लैब है बहुत बड़ी, गृह मंत्रालय की, CFSL, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कलकत्ता। CFSL ने, हमारा एलिगेशन ये था, गुमनामी बाबा की झूठी रिपोर्ट दी है DNA की, तो ये हमारा एलिगेशन, ठीक है। उस पर डिबेट हो रही है क्योंकि उसके बारे में मीडिया में खबर आई थी। तो वो हम डिबेट करने, और चारों के 4 लोगों ने, हम लोगों ने, जिसने सूचना का अधिकार में स्टोरी फाइल की थी, बाकी हम लोगों ने, हमने इस बात को रिपीट किया। फिर वहां पर 2 लोग आ गए, उसमें से एक कांग्रेस की साइड का और एक बीजेपी की साइड का। अब हो क्या रहा है कि टीवी की डिबेट्स में ये जो दोनों भाई आ रहे हैं, ये आपस की अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, भाई जो आप बात कर रहे हैं, भाई की बात नहीं कर रहा। अच्छा, भाई का मतलब दोनों गांधी भक्त है। ओके वैसे वो आपको लग रहा है कि आपस में बहुत इनकी लड़ाई है, लेकिन इनकी लड़ाई कोई वो सिर्फ टीवी में दिखाने को होती है। दोनों का एम एक है। आपको लग रहा है कि उसका एम, ये उसका दोनों का एम है गांधी जी का नाम प्रमोट करना, चाहे वो बीजेपी प्रमोट कर रही है, कांग्रेस प्रमोट कर रही है। तो ये दोनों के दोनों गांधी भक्त आके वहां बैठ जाएंगे। ये कैसे इशू को डिरेल करते हैं, आप ये नोट करना कि मुद्दा चल रहा है कि हम आज आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि CFSL कलकत्ता ने झूठी रिपोर्ट दी है गुमनामी बाबा के बारे में। तो ये कांग्रेस वाले ने आकर के बीजेपी पर अटैक कर दिया कि वो सावरकर ने ये किया था, जबकि सावरकर जी का इस किस्से कुछ लेना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ CFSL कलकत्ता की, सावरकर जी कहाँ से बीच में आ गए। तो बीजेपी को गाली दी कि सावरकर ने ये करा वो करा।
बीजेपी वालों ने पंडित जी को गाली देनी शुरू कर दी कि पंडित जी ने ये किया। पंडित जी को मरे हुए 60 साल हो चुके। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो स्वर्ग सिधार चुके हैं उसमें मुझे अब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। मुझे पूरा फोकस इस किताब का और मेरा फोकस मोदी जी और अमित शाह जी है कि उनके हाथ पैर जोड़ के उनसे काम करवाना है। ओके। वो तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो कि बैठ के पंडित जी को आपने बोलना है तो मेरे को बोलना पड़ता है, नहीं तो पंडित जी जा चुके हैं भैया, सीधी बात है। पंडित जी गए 64 में, हम बैठे हैं 2024 में। अभी मोदी जी बैठे हैं, मोदी से फाइल खुलवाओ। तो वहां पे ये टीवी में आकर के जानबूझ करके ये सावरकर जी को बीच में ले आते हैं हर चीज में, कांग्रेस वाले, और ये हर जगह पंडित जी को घसीट देते हैं। उसका नेट फायदा ये होता है कि पूरी डिबेट डील हो जाती है। डिबेट होती नहीं है, ना सावरकर जी हमारे बीच में है, ना पंडित जी हमारे बीच में है। इन दोनों भाइयों का काम हो गया और दोनों भाई उसके बाद में गांधी भक्ति करने शुरू कर देंगे, जो उनका मेन उनका ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। ओके। तो पूरी टीवी की डिबेट में इशू डिरेल हो रहा है। फिर पार्टी के स्पोक्स पर्सन आते हैं, ये लोग वहां पे एक दूसरे को लड़ाई करने के लिए आते हैं। डिस्कशन नहीं होती, लड़ाई होती है आपस में, कंक्लूजन को निकलता नहीं है। मैंने पोजीशन ले ली है भैया, मैं सपोर्ट करूंगा राहुल गांधी को, कुछ भी हो जाए तो वो लड़ेगा। तो आपका जैसे मेरा संवाद हो रहा है, और मैं आज के दिन में कह रहा हूं कि मैं अभी भी मेरा ओपन माइंड है। अगर आप मुझे बोलते हैं कि अनु जी आपने लिखा है, आपने गलत लिखा है, मैं आपको एविडेंस दिखाता हूं मर गए प्लेन क्रैश में, मैं देखूंगा उसको, क्योंकि मेरे को झूठ के बेसिस से क्योंकि आप मुझे कहते हो कि हर रोज आपको अभी भी इनपुट मिलते रहते हैं। हम लोग हम देखते हैं, अभी हमारा बिल्कुल क्लोज माइंड नहीं है, खुले देखे कि हमारे को, मुझे सच्चाई बोलने में फायदा है, मुझे झूठ बोलने का मेरा नुकसान है। मैं आपको लगता है जैसे गुमनामी अभाव की बात है, कोई लोग बोलते हैं कि अनु सर ने गुमनामी अभाव की स्टोरी कर दिया। यार मैं दिल्ली का नॉर्मल में रहने वाला आदमी हूँ, मेट्रो में घूमता हूँ अभी, ठीक है, मिडिल क्लास में मैं पैदा हुआ, जब मैं पैदा मेरा बाप क्लर्क था। आप मुझे बात बताइए कि मेरे पास में इतनी शक्ति है कि सुभाष चंद्र बोस जो मर गया 1945 में प्लेन क्रैश में ताइवान में, मैं वो सुभाष चंद्र बोस को जिंदा करके मैं यूपी में ले आऊंगा? मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरे पास इसका मेरे फायदा भी नहीं है ना, नहीं कि आपके पास कुछ बंगला बन गया हो और कुछ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बात की बात है। मेरी क्या औकात है क्या कि मैं एक आदमी जो मर चुका है सन 45 में, क्या मैं उसको, मेरे पे इतनी क्षमता है भगवान ने दी है मुझे मेंटली फिजिकली या कोई ताकत वैसे कि मैं उस मरे हुए आदमी को उठा करके मैं यहाँ लेकर आ सकता हूँ? और अगर थोड़ा भी उसमें सच नहीं है तो इतना लंबा चलता ही नहीं। अरे मेरे को अगर पॉलिटिकल फायदा पहुंचाना होगा तो मैं बोल दूंगा जी रूस में मार दिया, ताकि उसमें वो लोग पंडित जी को गाली दे देंगे उठा करके। मैं तो उल्टा उस चीज को सपोर्ट कर रहा कि जिसमें बिल्कुल लोग मानने को राजी नहीं होते, क्योंकि वो एविडेंस वहां मुझे लीड कर रहा है। That's true. तो वो जो नुकसान एविडेंस के बेस पे हमने लिखा है, तो वो लोग हमारे बारे में ना उल्टा सीधा बकवास करते हैं। ये सारा उसमें हमने पूरा समझा के दिखा है कि ये कहानी है, ये है करके। और पूरी कहानी जो है मोदी जी और अमित शाह जी पर है कि ये उन्होंने ही खुद बोला है, उनकी गवर्नमेंट ने 2017 में, कि हम नए इनपुट्स के लिए ओपन रहेंगे। ये नए इनपुट पेंगुइन रैंडम हाउस की किताब है, आई एम श्योर उन्होंने पढ़ ली होगी अभी तक, होम मिनिस्ट्री वालों ने। उनको पता खड़कता खबर उनके पास रिपोर्ट जाती है उनके पास में, उनको पता नहीं है पेंगुइन रैंडम हाउस का मतलब क्या है। रिटायरमेंट के बाद उनकी किताब नहीं लिखने छपेगी इसके अंदर। पेंगुइन हर एक की छापता नहीं, गोखले जी की बुक है इसमें बाय द वे, पेंगुइन के पास में। ऑब्वियसली पेंगुइन की किताबें बहुत लोग की बड़े लोगों की छापता है, छोटे मोटे की छापता नहीं है। तो जो बाबू बैठे हैं अभी सेक्रेटरी बन के बैठे हैं, उनकी किताबें छपेंगी बाद में पेंगुइन में। तो उनको पता नहीं पेंगुइन में किताब आई है सुभाष बोस की डेथ के ऊपर लेकर के, तो गवर्नमेंट को मालूम होगा इस टाइम तक। तो ये कि अब ये हम चीज सामने रख रहे हैं कि ये पिछली सरकार ने झूठ बोल करके ये किया, आप इसे एक्सेप्ट कर लो। और जो मोटिव की बात आप बोल रहे हो, आप मोटिव की, मैं चाहता हूं आपके थ्रू ये मैसेज जाए कि कल को भाजपा के प्रवक्ता जो टीवी में आ रहे हैं, आप उनसे पूछो कि तुम्हारा मोटिव क्या है। तब उनको भागने का मौका मत दो कि पंडित जी ने ये किया, पंडित जी को मरे, पंडित जी स्वर्ग से दार चुके 70 साल पहले, तुम अभी की बात बताओ, तुम क्यों नहीं कर रहे? पर उसके लिए एंकर को रेडी होना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि वो टीवी में डिस्कशन कराते हैं, वो आकर के कांग्रेसी अटैक कर देंगे सावरकर जी पे, जिनका कुछ लेना इस केस से है नहीं, और वो आगे अटैक कर देंगे पंडित जी के पास, सारी कहानी वही खत्म है। फिर दोनों भाई राजघाट पहुंच जाएंगे फूल लेकर के, जो बीजेपी कांग्रेस वाले। तो हमें उस चीज से बाहर निकलना है, यू हैव टू। और आपके जो पॉडकास्टर्स हैं, आपसे मैं बोलूंगा कि आप लोग भी पुराने इंटेलिजेंस के चीफ से या गृह मंत्रालय के लोगों से और नेताओं से आप सेशंस करते हैं, आप उसमें उस पर इनको कन्फ्रंट करो इस केस के ऊपर। और अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी इस केस के बारे में, वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। करो कन्फ्रंट उनको, पूछो इनसे, भाई आपके बताओ, आप तो पॉडकास्ट से बैठे हो। अमेरिका में तो लोग खुल्लम खुल्ला पूछते हैं कैनेडी के बारे में, राष्ट्रपतियों से खुल्लम खुल्ला पूछते हैं उन तस्वीरों के बारे में। आप बताइए सर, आप तो देश के गृह मंत्री थे पहले, ये नेताजी वाले केस में आपने कैसे रिपोर्ट की फाइल कर दी? आपको तब मालूम चलेगा ये केस कितना खतरनाक, कितना बड़ा है। अभी आपको लग नहीं रहा है केस कितना खतरनाक है, क्योंकि लोगों ने कन्फ्रंट नहीं किया किसी को आज तक। ओके, ठीक है। अनुज जी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो है, आपने कुछ एक अलग टाइप की एक टी शर्ट पहनी आज मेरे सामने, ये है कौन? नहीं, अभी ने ये टी शर्ट अभी से मैं पहनता हूँ बीच में, लेकिन मैं आपकी लास्ट टाइम मैंने नहीं पहनी थी, तो मैंने अभी पहनी हुई है। ये बड़ी
देखिए ऐसा है कि जो इसके भी कहानी बैकग्राउंड में ये है कहानी की कि मैं जो हमारा जो पूरी हमारा मतलब मैं चंद्रचूड़ घोष और हमारा ग्रुप मिशन नेताजी, हम जो सारे दोस्त हैं जो या जो हमारे सपोर्टर हैं लाइक माइंडेड लोग, हम सारे के सारे जिसका नाम मिशन नेताजी है, उसका हमारा हम लोग क्या व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, हम लोग करते क्या, हम लोग हमारी क्या लड़ाई किस बात की है। हाँ जी। हमारी लड़ाई फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड है। हमारी लड़ाई के दो पहलू हैं बड़े क्लियर कट, वो दोनों आपस में एक दूसरे को रीजन एक ही है, मतलब बेसिकली वो एक ही काम है, उसके दोनों दो फर्क। पहला ये कि हमारा मानना है और हम सपोर्ट करते हैं कि सुभाष बोस की कोई किसी प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई, वो जीवित थे, और हमारा मानना है कि गुमनामी बाबा वाली स्टोरी करेक्ट है, वो हमने अपनी किताबों में डाल रखा है जो हमें बोलना था। दूसरी चीज उसमें यह है कि हमारा ये मानना है कि जो एविडेंस है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं एक्सेट्रा, वो ये दिखाते हैं कि भारत की जो आज़ादी हमको मिली है, उसमें आज़ादी हमको मिली है सुभाष बोस की वजह से, उसमें अहिंसा का रोल नहीं के बराबर है, अहिंसा से अंग्रेज यहाँ नहीं कहते। तो ये हमारा फैक्चुअल बेस्ड है, और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा कि देश की जनता पर, खासकर जो देश के जो यंग लड़के लड़कियां, उन तक ये मैसेज पहुंचा, मैसेज जा रहा है, आप लोग के थ्रू जा रहा है मैसेज वो, और उसी हम चाहते हैं कि इवेंचुअली हम गवर्नमेंट को ये एडमिट कराएं दोनों चीज़ों पे। तो हम सिर्फ नेताजी के डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके जीवन से ही डेथ मिली हुई है। और सारी जो आपने सवाल पूछा कि गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है, उसका कारण भी यही है कि गवर्नमेंट ने अगर उनकी डेथ की स्टोरी को ओवरटर्न कर दिया तो उसका प्रॉब्लम ये होने वाला है कि जब उसके वहाँ से जब बवाल मचना शुरू होगा तो उसके कुछ इफेक्ट्स, शॉक्स निकलेंगे। उसमें से एक शॉक ये निकलेगा कि वो गांधी ब्रांड जो है ना, वो उसका भट्टा गुल हो जाएगा। और भारत सरकार का ये मेन नैरेटिव, मेन गांधी ब्रांड ही है, जिसपे उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं हर 10-20 साल के अंदर। तो वो उनको ये घबराहट है कि अगर हमने ये स्टोरी नेताजी की सच बता दिया तो गांधी जी का पत्ता, गांधी ब्रांड का पत्ता कट जाएगा, और वो हमें नुकसान उसमें है। तो गांधी ब्रांड का इंपॉर्टेंस ये, गांधी ब्रांड आपका यूरोप अमेरिका में सेलेबल है, और जितने हमारे देश के बड़े लोग हैं, साहब लोग हैं गवर्नमेंट में और इधर उधर, वो आपको पता है सब लोगों ने आखिरकार जाना अमेरिका यूरोप में ही है, वो तो यहाँ टेम्प्रेरी तौर पर रह रहे हैं, बाकी तो सबके बच्चे वहाँ सेटल हो चुके हैं। तो ये कोई इसको हिलाना है, पूरा इकोसिस्टम जो है यहाँ का, वो जो यहाँ का डीप स्टेट है, वो उसको हाथ नहीं लगाना चाहता उस केस को। तो उसी में एक प्रकरण निकल के आता है, एक बहुत बड़ा केस जो बहुत लोगों को पता है, अजीत डोभाल साहब उसके बारे में बोल चुके हैं अपने, कई लोग, सबको पता है। वो कहानी ये कि भारत को इंडिपेंडेंस जो दी थी वो किसने दी थी, कौन सा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जिसने डिसाइड किया, वो क्लेमेंट एटली थे जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया को इंडिपेंडेंस देता हूँ, उन्होंने वो क्लियर किया। तो सर क्लेमेंट एटली जो थे वो लेबर पार्टी के थे, वो भारत में आए साल 56 में, दूसरी बार आए थे, पहले भी आए थे। तो उस टाइम पे वो लखनऊ गए, फिर वो कलकत्ता भी गए। तो कलकत्ता में जाते हैं तो कलकत्ता में क्लेमेंट एटली को वहाँ के जो गवर्नर है, जो प्रोटोकॉल है, गवर्नर उनको होस्ट करता है उनको। तो राजभवन बहुत बड़ा है कलकत्ता का, देखिएगा बहुत बड़ा महल टाइप है। तो राजभवन में एटली साहब 2 दिन रहे, और वहाँ पे लकीली गवर्नर साहब थे नहीं, तो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, फनी भूषण चक्रवर्ती, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। तो वो एक्टिंग गवर्नर थे, वो ही वाज अ सिटिंग चीफ जस्टिस। यहाँ पे खासकर अगेन मैं आपको बोलूँगा, जो छोटे बच्चे हैं वो ये ध्यान रखें कि जब मैं आपको इन बातों की बात बता रहा हूँ, आप 1952 के या 56 के कलकत्ता को आज के कलकत्ता से मत मिलाना बहुत अलग किस्म की दुनिया थी उनका। और कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का पहला मॉडर्न कोर्ट था, तो कलकत्ता हाई कोर्ट 56 में बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है। आज के लोगों से मत मिलाना, आज के वो जमाने में बहुत फर्क पड़ गया। फनी भूषण चक्रवर्ती बहुत जाने माने जज थे, बहुत बड़े वो थे, और वो हालत ये थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे वो अंग्रेज हुआ करते थे इंडिपेंडेंस के बाद भी। किसी इंडियन को वहाँ बिठाने की वहाँ पे उनको वो उसकी औकात थी उसको वहाँ बिठाया जाए। तो पहले भारतीय जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं 1952 में, इंडिपेंडेंस के बाद में, उससे 52 तक अंग्रेजी वहाँ जज थे, वो फनी भूषण चक्रवर्ती थे। तो ये कोई ऐरा आदमी नहीं है कि कोई मैंने कोई चलते फिरते आदमी की बात कर रहा हूँ कि कोई टीवी का जर्नलिस्ट उसने ये बक दिया कहीं पे। फनी भूषण चक्रवर्ती चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट एंड एक्टिंग गवर्नर। तो उसने जब रात को, अगर आप भी अगर मान लो कि अगर भगवान हमको किसी को भी मौका देता कि एटलीस्ट आप 2 दिन आपके गेस्ट हैं, घर में है, तो आप उनसे बातचीत करेंगे खाने के टाइम पे तो और बातों में। तो उसने फिर उनसे सवाल पूछा कि भाई आप तो 1942 में तो ये पूरा सुपड़ा साफ हो गया था इन लोगों का, जो हमें बताते हैं झूठी कहानियां, बीजेपी के लोग बताते हैं आजकल कि भारत छोड़ो से अंग्रेज भाग गए थे। भारत छोड़ो से अंग्रेजों को भागने कोई नहीं, भारत छोड़ो तो 2 दिन का भी नहीं था, वो तो 3 महीने में खत्म हो गया था। वो भारत छोड़ो वो गांधी ने बाद में डिसोन भी कर दिया था, लेकिन ये प्रमोट करने में तो आजकल बीजेपी के लोग की बड़ा तो हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। अभी बीजेपी पूरा प्रमोट करती है उसको, अभी कांग्रेस प्रमोट नहीं कर रही, बीजेपी ज्यादा प्रमोट कर रही है उसको। तो बीजेपी ये प्रमोट करती है कि भारत छोड़ो से ही भाग गए अंग्रेज यहाँ पे शांति अहिंसा से। तो इसने वो बात पूछी, उनको मालूम था, उसने कहा जी वो तो खत्म हो गया था, तो आप गए क्यों यहाँ से, आप क्या इंडिपेंडेंस करें। तो उसने फिर कारण गिनाया कि
भारत की सुभाष बोस की वजह से भारत की फौज में प्रॉब्लम शुरू हो नेवल गई म्यूटिनी और उसी में हमारा वो नेवल म्यूटनी का लिंक सुभाष बोस है कि वो जब जिन्होंने म्यूटनी की थी बॉम्बे में, उन्होंने बोला कि हम जय हिंदी, उन्होंने अपने वो और नेताजी की फोटो लगाई उन्होंने वहां पे बाद में उसी टाइम पे। वो अलग कहानी है, मैं कह रहा हूँ कि वो भी इसी का हिस्सा है, वो नेवल म्यूटनी और कोलाबा मुंबई में ही शुरू वो सब वही का, वो उसका लिंक सुभाष बोस से ही है, वो गांधी जी की वजह से नहीं हुआ, वो तो गांधी जी दबाया उसके इसको उल्टा बाद में बहुत, और उसमें सरदार पटेल और नेहरू का सबसे बड़ा रोल था, वो गांधी के बिहाफ पे, तो उन्होंने दबाया, तो उसका कोई मैंने कहा ना वो नेवल म्यूटनी जो हुई है जिसका कारण लोग गिनाते हैं कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ दिस दैट फैक्टर, उस नेवल म्यूटनी का गांधी से कोई लिंक नहीं है। अगर कांग्रेस ने थोड़ा भी सपोर्ट कर दिया होता 2 दिन के अंदर, हाँ वो ये पूरा मारपोट वो नहीं चाहते थे ना, तो ये तो सपोर्ट इनडायरेक्टली कांग्रेस ब्रिटिश नॉन वायलेंस तो ये वहां पे तो उसने ये बात बोला, तो उसने कहा ये तो बेसिकली उसने जो लबो लबाब था एटली ने जो बोला कि इंडिया जो मैंने छोड़ा है उसका मेन फैक्टर सुभाष चंद्र बोस है, तो उसने कंफर्म ये बात करी। फिर उन्होंने पूछा भी फिर ठीक है अगर वो तो ठीक है, लेकिन जो ये गांधी जी के जो ये आंदोलन चलते थे शांति प्रिय जो दूत वाले, उसका क्या आपने क्या इम्पैक्ट हुआ आपके डिसीजन पे? तो फिर उन्होंने वो बाद में एक बंगला चिट्ठी में उन्होंने लिख करके समझाया कि जैसे ही मैंने एटली साहब को सवाल पूछा, आप एटली की ना फोटो गूगल करना आप लोग खासकर, उस मैंने जिंदगी में किसी आदमी की इतनी सुंदर स्माइल नहीं देखी, वो स्माइल बड़ी अच्छी करता था, बात बहुत अच्छी सुंदर स्माइल है उसकी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उसको मैंने पूछा एटली साहब को कि साहब कि ये आप गांधी जी का क्या योगदान था, तो ये सुन के उनकी ना शक्ल थोड़ी सी उनके लिप थोड़े से ऐसे पत्ती सी बात थी, हाँ थोड़ा सा उनका स्माइल करते हुए उन्होंने बोला कि मिनिमल, मतलब बहुत कम रोल है उसका, कोई रोल मतलब नहीं के बराबर है, मिनिमल रोल था गांधी जी का। इनफैक्ट वो तो इंडियन पब्लिक को कंट्रोल कर रहे थे ऐसा लगता जो भी, तो मिनिमल उसने वो कहते। ये जो टी शर्ट का जो थीम है बहुत जल्दी में आता है, इसके बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे, ये मैंने यूएस वगैरह में काफी पहनी थी बीच में। तो ये पीछे शैडो ये इसमें ये शैडो पीछे गांधी जी बने, ये बीच में तुम्हारा बाप बना हुआ है तुम्हारा क्लेमेंट एटली, और यहाँ पे ये लिखा हुआ मिनिमल। इधर दिखा सकते हैं कैमरा, इधर आपको क्या नजर आएगा? तो ये ऐसे मिनिमल मिनिमल लिखा है नीचे, और ये पहला डिजाइन था मेरे पास, और भी शैडो जैसा है वो, और भी अच्छे डिजाइन है बाद में आए, लेकिन वो टी शर्ट बन गई है। तो ये मैंने पहनी, पहले मैंने यूएस में पहनता था, मैंने अमेरिका में काफी पहनी, वहाँ की फोटो डाली बहुत सारी। ये मुझे पहले से ही पूछा था, शायद मुझे पहले ही पूछना चाहिए था, मैंने लास्ट तक रखा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो इतना कनेक्टेड है। नहीं इसका थीम अच्छा है तो ना, ये क्योंकि ये मेन आदमी है, क्योंकि इसका एक फायदा और भी है ना कि क्लेमेंट, बाकी लोग अब किसी इतिहासकार का नाम लोगे तो आप काट दोगे, तो ये तो तुम्हारा बाप है ना। एटली से ज्यादा तो पता नहीं आप लोगों को, ज्यादा एटली को पता है ना, एटली तो डायनासोर था, फिर तो किंग थे, उसने डिसाइड किया, वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उससे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं। आजकल कई लोग पैदा हो गए कहते जी हमको पता, आप कौन है भैया, आप कौन किस खेत की मूल्य हो? फिर वो कहते हैं कि साहब ये तो एटली ने बोला था, उसका प्रूफ क्या आप लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी क्या? मुझे किसने पूछा है बात का? तो उसको मैंने पूछा था कि जब गांधी जी को रेलगाड़ी से निकाला था साउथ अफ्रीका में, जिससे उनकी लैब शुरू होती है, तो तूने क्या आईफोन से रिकॉर्डिंग की थी उसकी? मैंने कहा बकवास मत करिए कोई जिंदगी में सर की, अगर ऐसी बात करेगा तो पूरा महात्मा गांधी कलेक्टेड वर्क्स को वकीलों के पकड़ा दूंगा कि भैया इसको निकालो कौन सा एविडेंस इसके अंदर है। और इसमें डायरेक्ट थ्योरी है, गांधी जी को जो रेलगाड़ी से निकाला उसका कोई प्रूफ नहीं है डायरेक्ट, कोई एक्चुअली में नहीं है, हाँ डायरेक्ट प्रूफ कुछ भी नहीं है उसका। तो मैंने कहा डोंट इवन रेज दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं आपकी पूरी लाइफ को डीकंसर्न करूंगा पूरे फ्रीडम फाइटर्स की, कि किसी का कोई प्रूफ नहीं है उसका क्रेडिबल। बिल्कुल जो एटली ने इसने जब बोला है, इसका 100% हमारे पास में एकेडमिकली क्लियर कट प्रूफ है कि वो उन्होंने बात बोली है, और ये बात बिल्कुल ठीक बोली है, फाइलें भी हैं इसके बारे में जुड़ी इन चीजों से, मतलब जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं जो क्लेमेंट एटली ने बोला वो बातें आपको रिकॉर्ड में दिखाई दे रही है। अहिंसा का कोई रोल भारत की आजादी में इन द फाइनल एस्टिमेट नहीं रहा। आजादी में नहीं था, आई थिंक उनको गुलाम रखने के लिए काफी ज्यादा था। अब वो अलग कहानी है, वो शुरुआत में अच्छा था, शुरुआत में अच्छा था कि लोग ग्रुप हो गए, वो आगे मैं ये कह रहा हूं कि बिल्डअप में एक योगदान था, उसमें हम डिस्प्यूट नहीं कर रहे, लेकिन बाद में जो फाइनल एस्टिमेट होता है, कि जो फाइनल एस्टिमेट में जो क्लेमेंट एटली साहब बात बोल रहे हैं, मिनिमल रोल था, कि जो रोल था लेकिन मिनिमल था, उसका कोई इम्पैक्ट इवेंचुअली नहीं हुआ। आखिर में जो असली जो धमाल हुआ है वो आपका जो आपने बताया कि वो नेवल म्यूटनी हुई है, वो जो आईएनए को लेकर के जो यहाँ पे भारत लाल किले के जो और जो फौज में नौबत आ गई थी रिवोल्ट की, उस वजह से अंग्रेज वो यहाँ से गए थे। बाकी जब एक बड़ी उसमें मैं आपको लास्ट बात छोड़कर आपको बोलना चाहूँगा कि कई लोगों से हम जब बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि यार आप कैसे कह सकते हो कि आज़ादी भारत सुभाष बोस ने दिलाई है, इतनी बड़ी फ्रीडम फाइटर, इसमें इतने लोग लड़ने वाले थे, आप एक आदमी का नाम कैसे ले सकते हो? तो उसका मैंने बोलता हूँ ये एक बात बता मेरे को, पिछले 70 साल से जो तुम हमें जो तुम गाना चेप रहे थे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तब तुम कहाँ गए थे? जब तुम 70 साल से हमें ये गाना, और अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही नैरेटिव हम पे चेपती है कि अहिंसा से अंग्रेज भाग गए। तो जब आप एक आदमी का नाम लेकर के आप 70 साल से कहानियां दे रहे हो, आज मैं आपको उसका काउंटर दिखा रहा हूं, तो आप मुझे कह रहे हो कि एक आदमी का नाम क्यों ले रहा है? आप तो तब कहाँ थे? अच्छा, कई लोग की आप एक बात पर और नोट करिए, उनकी औकात बाहर आती शुरू हो गई है।
जो लोग 70-80 साल से इस देश पे ये लाद रहे थे कि अंग्रेज अहिंसा से भाग गए, आज हमने उनको एविडेंस देना शुरू कर दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि अंग्रेज खुद गए थे यहाँ से, वो तो वर्ल्ड वॉर में वीक हो गए थे, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वर्ल्ड वॉर से वीक हो गए थे वो? अब वो इनको क्रेडिट नहीं देने के लिए ये बोलते हैं। बेसिकली उनका इंटेंशन है गांधी कि को सुभाष को क्रेडिट नहीं देना। तो मैं भी उस बात पर राजी हो गया हूँ कि चलो ठीक है भैया, वो हमारे हिंदी में कहावत है कि पतंग अगर वो तेरी भी नहीं हुई तो मेरी भी नहीं होगी पतंग जो है। सीधी बात है, अगर हमारे को मिला तुम्हारा भी हम छीन के खाएंगे। मैं आई एम विलिंग टू कम ऑन अ कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है नेताजी का मत दो, लेकिन बाबू का नाम भी हटाओ। मैं अंग्रेज को देने को तैयार हूँ। तो तुम झूठो, तुम मकारो, तुम्हें नहीं दूंगा। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा क्रेडिट कोई नहीं है। बाकी वो एक अलग बात है कि वो वीक होने से नहीं गए, उनका कारण बेसिकली ये था। लेकिन अगर ऐसी नौबत आई तो हम उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन अहिंसा से अंग्रेज यहाँ पे नहीं गए, ये कंप्लीट कोरी झूठी बकवास है। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम एंड करते हैं आज के पॉडकास्ट को, क्योंकि सुभाष जी का जो एक लाइफ है और इनकी जो डेथ मिस्ट्री का जो एक चीज है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अभी फिलहाल आपके थ्रू मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ऐसे बोलने से समझाना बड़ा मुश्किल है। आप ये किताब उठाइए, आप इसमें अमेज़न का नीचे लिंक दे देना, किताब उठाइए, किताब पढ़िए। बस ध्यान में एक बात रखना कि ये जैसे आपकी मर्डर मिस्ट्रीज होती है ना, वो बड़ी, उसमें अलग अलग मल्टीप्लेयर होते हैं, लेवल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। और ये वो किताब नहीं है कि मैंने ये किताब उठाई और पढ़ी एक फ्लाइट में और मेरे को पूरी समझ में आ गई, उसके बाद मैंने किताब को फेंक दिया या मैंने किताब को शेल्फ में रख दिया। ये किताब वो किताब है कि आप जीवन में 2-3 बार पढ़ोगे, आपको हर बार नई चीज़ मिलेगी। बिकॉज मैं आपको हम लोग क्या कर रहे हैं, 70-80 साल की पूरा निचोड़ बना के दे रहे हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट वही पढ़ने में मजा आता है। अगर कॉम्प्लिकेशन ना हो तो मजा नहीं आएगा ना। मल्टीपल प्लेयर है, मल्टीपल लेवल्स हैं उसके। तो ये ऐसी किताब है, हार्ड बाउंड बुक है, कल को पेपर बैक आ जाएगा कुछ एक साल में, लेकिन हार्ड बाउंड का फायदा ये होता है किताब आपने शेल्फ में रखी। ये वो किताब है बोथ रिसेप्शन, जो आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको इवेंचुअली किताब लेता कौन है, क्यों लेते हैं? आप किताब लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब आपको उसमें पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, मतलब चाहे वो दुख की बात भी क्यों ना हो। तो ये वो किताब है जिसको आपको घंटों घंटों पढ़ना पड़ेगा, मजा आएगा आपको। मैं ये नहीं कर रहा एक दिन पढ़ लो सारी की सारी। तो ये पूरा पैसा वसूल वाली बुक है आपकी, कि हमने इतनी सारी गूढ़ कहानी को हमने एक जगह लेकर आए हैं, और वो कभी बोल के समझाना पॉसिबल नहीं है। आप पढ़िए, अभी मैंने आपसे कुछ भी नहीं बोला, आपको मैंने किताब में बहुत मालूम था। अगली बार शायद उम्मीद करता हूँ कि आप अगली बार जब मुझे मिलोगे, क्योंकि आपको किताब अभी मिली, आप पढ़ नहीं सके इसको, आप शायद अगला पॉडकास्ट करोगे, किताब पढ़ के उसमें से आप मुझे कुछ पॉइंट पूछोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें बहुत धमाल की चीज़ें अंदर। डेफिनेटली। और मैं यही चाहूंगा दर्शकों को कि प्लीज ये बुक जाके खरीदे और इसको पढ़िए, और उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ भी काउंटर देना है आप ट्विटर में आके आप मुझे तारीफ करना, गाली देना, यू आर मोस्ट वेलकम। पढ़ के गाली देना मुझे कोई और अनुज जी मैं बिल्कुल जानता हूँ, इनसे इतने बार मिला हूँ तो, कि वो ओपन है क्रिटिसिज्म के लिए। वो आपको कभी ना नहीं बोलेंगे अगर आपने कुछ उल्टा चीज भी बोला है, बस आप जाइए अपने तथ्यों के साथ। हाँ, फैक्चुअल, वी वांट डिबेट, वी वांट कि अगर हमसे जो लिखा है उस पर आप पढ़ के आप कमेंट कीजिए, लेकिन पढ़िए पहले, बिकॉज पढ़ना जरूरी है। क्योंकि दुनिया में कोई मुद्दा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी आप इशू उछालना चाहते हैं, उसकी एक्चुअल नॉलेज तो आपको बुक से ही हो सकती है। वो आप कभी पॉडकास्ट आपको ये आइडिया दे सकता है कि ये चीज घटना वहां जा रही है, कुछ है, लेकिन बुक इज बुक। अगर मुझे आखिर में गीता सार समझना तो मुझे गीता ही पढ़नी पड़ेगी ना। मैं किसी कमेंट्री से गीता नहीं समझ सकता, तो मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी कितना गूढ़ मुद्दा है, आप पढ़िए। और मैं आपको वो रिपीट कर रहा हूँ कि जबरदस्ती नहीं है, आपको मजा आएगा। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री पसंद है, आपको पॉलिटिक्स पसंद है, आपको इंटेलिजेंस पसंद है, आपको इसमें सारा मिक्स है, विद फैक्ट्स डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं। और किताबों में डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे, 2-4 मिल जाएंगे। यहाँ तो हर पन्ने में निकाल के दिखाया कि कैसे कहानी इन्होंने कैसे घुमाई गई है कहानी, ठीक है। और ये नए टाइम, उसमें कई लोग जिंदा अभी भी, तो ये कोई हिस्ट्री की बात नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए इसी के साथ यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अनुज जी वापस आने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब मैं इसको बुक को पढ़ के आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।